यू। और आज हमारे हिसार ब्रांच के चेयरमैन भरत जैन जी और उनकी टीम के सभी मेंबर्स ने ज्वाइन किया हमारे साथ। बहुत प्रोफेशनल और some of the renowned members are also there with us. आदिश जैन जी, रजनीश जी, सरस जी, चंदन जी, दीपक जी। सो बहुत सारे मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सीए सरस जैन जी टू come and say few words on this webinar. थैंक यू पंकज भाई। आज जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारा ये जो 10 डेज का इन्वेस्टर अवेयरनेस सीरीज चल रही है द फाइनेंशियल मंत्रा, आज हमारा उसका डे 6 है ऑन द टॉपिक एसएमई आईपीओ एंड डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शंस। तो मैं सभी मेंबर्स का, हिसार ब्रांच के, सोनीपत ब्रांच के सभी मेंबर्स का स्वागत करता हूं एंड ऑल ओवर इंडिया अगर हमारे साथ कोई मेंबर जुड़ा है उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ के साथ हिसार ब्रांच के चेयरमैन सी भरत जैन जी, वाइस चेयरमैन आदिश जैन जी, उनकी पूरी टीम का भी स्वागत, और जो हमारे साथ को होस्ट बने हुए हैं पूरे सेशन में। एंड मैं आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं सी रजनीश गुप्ता जी एंड दीपक थकरान जी, उनका बहुत बहुत स्वागत कि उन्होंने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करा। एंड थैंक यू सो मच। पॉल भाई सर बिल्कुल हमें नॉलेज देने के लिए आए हैं, बोथ ऑफ देम, एंड थैंक यू वेरी मच सर, आपका स्वागत। थैंक यू। Thank you, Saresh bhai. Now we are having our dynamic chairman of Hisar branch with us, Bharat Jain ji. So would like to request him to introduce Rajneesh Gupta ji, जो आज SME IPO पे बोलेंगे। भरत जैन जी प्लीज। थैंक यू पंकज जी। सबसे पहले तो मैं जो मेंबर जुड़े हैं हमारे सभी मेंबर सोनीपत, हिसार ब्रांच और किसी ब्रांच के, तो उन सबका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में और एसएमई एंड डेरिवेटिव का जो प्रोग्राम है। और आज के जो स्पीकर हैं हमारे सी रजनीश गुप्ता जी और दीपक ठाकरन जी, उनका भी स्वागत करता हूं। और साथ में मैं सी रजनीश गुप्ता जी को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आज। कि रजनीश गुप्ता जी को 25 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो FCA है, MCOM, LLB, CMA and PhD. He is also a peer reviewer of ICAI since last 7 years. He is a guest speaker at various platforms like ICAI, MSME, NIFTEM, National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, and various news channels also. He is a chief pattern member of newspaper Navdrishti Times Delhi. Apart from his knowledge, he is also very socially active and he is also connected with Shri Hare Krishna Foundation, Navjyoti Seva Samiti and Genex Foundation. And presently, he is the president of Rotary Club Delhi. Welcome, sir. So Rajneesh ji would like to request you to start your session. Okay, thank you. CA सरस जैन जी, चेयरमैन सोनीपत ब्रांच, CA भरत जैन जी, चेयरमैन हिसार ब्रांच, एंड मेरे को स्पीकर दीपक तरन जी, शायद वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, एंड अदर डिग्नेटरीज। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू to speak on the subject like SME IPO among dignitaries and professionals like you. Thank you so much, friends. शेयर करो। एक्चुअली मुझे पता है कि जो मेरा टाइम स्लॉट है वो, लेकिन मुझे कुछ सारी चीजें बतानी है, तो इसलिए मैं विदाउट गोइंग इन फॉर्मल दिस थिंग, आई एम स्टार्टिंग माय पीपीटी। Yeah, PPT is started. Yes sir, visible sir. Yeah. फ्रेंड्स, तो ये जो पीपीटी है ना, ये थोड़ा सा जो यूजर फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली इन द सेंस कि हम तो प्रोफेशनल हैं, कुछ कंटेंट इसमें ऐसा हो सकता है कि जो आपको लगेगा कि बड़ा बेसिक सा बता रहे हैं, लेकिन कुछ चीज को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजों को भी समझना जरूरी होगा। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग ऐसे भी जो हमारे फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो भी इसको सुन रहे होंगे, तो मैंने उसी तरह से पीपीटी को बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, अगर मैं प्रोफेशनल बात करूं, कि अभी हमने लिस्टिंग वर्ड को हमने खूब नंबर ऑफ टाइम सुना हुआ होगा। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने सिर्फ वर्ड सुना होगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं
जो शेयर्स मार्केट से कोई वो नहीं रखते। बहुत सारे ऐसे हैं जो शेयर मार्केट से वेल अवेयर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हमारे प्रोफेशनल ब्रदर हैं जो सिक्योरिटी मार्केट से कोई मतलब किसी भी तरह का वर्क नहीं करते हैं। तो उस चीज को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं कि दो तरह की एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, कमर्शियल और सोशल। कमर्शियल का मतलब प्रॉफिट यानी प्रोप्राइटर्स फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी, इसके बारे में हम एज ए प्रोफेशनल ब्रदर खूब हमने सुना हुआ है, खूब इनके बारे में बात भी होती है, और इसके जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इनका हम हैबिचुअल हो जाते हैं इन चीजों को सुनने के लिए। जब हम एसएमई आईपीओ की बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू कंपनी ओनली, लेकिन अगर हम सोशल एंटरप्राइज की बात करें तो सोशल एंटरप्राइज में सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनीज आती हैं। अगर आपने 2019 की बजट की स्पीच सुनी होगी तो अभी जो लिस्टिंग है, गवर्नमेंट का जो फोकस है वो लिस्टिंग पे है, वो सपोर्ट करती है कि जो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो लिस्टिंग हो स्टॉक एक्सचेंज पे। इसी इसी के चलते गवर्नमेंट ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात करी थी 2019 के बजट में कि जो एनजीओज है यानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है उसको भी हम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर देंगे। तो ये बात इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो किसी भी तरह से ये है कि जो ई गवर्नेंस है और जो कंप्लायंस चीजें हैं वो इस तरह से हो और लोगों का जो फेथ है, ट्रस्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। तो जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में 2019-20 के बजट में आया था, गवर्नमेंट ने कहा था कि जो एनजीओ उनके लिए भी हम एक अलग से स्टॉक एक्सचेंज बना देंगे, वहां पर भी जो फंड रेजिंग होगी एनजीओ के लिए वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं। ये जो एसएमई आईपीओ की बात कर रहे हैं उससे पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यस दोस्तों, जैसे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात, ये देखना जरा कैसे हो रहा है, ठीक करो, ऊपर आ रहे हैं नीचे करो। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि हमने नॉर्मली दो ही तरह के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा, स्टॉक यानी कि एनएससी और बीएससी। हमारी स्क्रीन में दिख रहा है, उधर नहीं दिख, उधर सही दिख रहा है, मुझे नहीं दिख। अभी हम जो नॉर्मली हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की, वहाँ पे दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं जो हमारी कॉमन प्रेफरेंस में जब भी हम बात कॉमन प्रेफरेंस में हम जो यूज करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। दोस्तों एसएमई आईपीओ का मतलब ये है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आईपीओ। आईपीओ का मतलब हम समझते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो पहले उस चीज को समझने के लिए कि एसएमई आईपीओ क्या है और वो कैसे डिफरेंट है जो हम नॉर्मल प्लेन्स में जो बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। दोस्तों आज की डेट में 6 स्टॉक एक्सचेंज तरह के काम कर रहे हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी आईएफएससी लिमिटेड। जो हम बेसिकली हमने पहले दो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना है, और जब हम एसएमई आईपीओ की बात करते हैं तो यही दो स्टॉक एक्सचेंज हमारे पर्पस के, यानी कि इन एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग के लिए एनएससी या बीएससी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ही सुना जाता है और वही वर्किंग है। एक सेकंड, क्या हो रहा है? दोस्तों सबसे पहले बीएससी स्टॉक एक्सचेंज की बात करूंगा। जैसे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 3 प्लेटफॉर्म है। एक है मेन बोर्ड, जहाँ पे हमने जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जहाँ पे लिस्टेड होती है उसे कहते हैं मेन बोर्ड। दूसरा है एसएमई बीएससी एसएमई का, जहाँ पर जो एसएमई आईपीओ है वहाँ पे लिस्टिंग होती है, उन्हीं की ट्रेडिंग होती है। स्टॉक एक्सचेंज का जो बेसिक मतलब है वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम स्टॉक को यानी कि शेयर या इक्विटी, डिवेंचर वगैरह को सेल या परचेज कर सकते हैं। तो बीएससी स्टॉक एक्सचेंज के 3 प्लेटफॉर्म है हमारे पास। 3 प्लेटफॉर्म है। पहला प्लेटफॉर्म मेन बोर्ड, जहाँ पर जो मेन बोर्ड की जो कंपनियां यानी कि जो मेन कंपनीज हैं, जैसे आपने काफी पुराना चला आ रहा है, वहां पे उन शेयरों की ट्रेडिंग होती है। बीएससी एसएमई आईपीओ का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग 2012 के आसपास आया था गवर्नमेंट ने, और वहां पर जो है एसएमई आईपीओ का मतलब क्या था कि गवर्नमेंट ये समझ रही थी कि जैसे मेन बोर्ड पे किसी शेयर को लिस्ट कराने के लिए कंपनी का बड़ा होना जरूरी है। कंपनी का बड़ा होने का मतलब उसकी कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए, प्लस कैपिटल का जो इशू है, कैपिटल इशू पब्लिक से आईपीओ इन्वेस्ट कराने के लिए जिस प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता था वो भी एक कम्बरसम प्रोसीजर था। प्लस जो कैपिटल हम रेज करते हैं उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती थी।
तो इसलिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एसएमई बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म, बीएससी वालों ने जो है बीएससी एमएससी एसएमई एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जहां पर छोटे स्मॉल मीडियम एंड स्मॉल जो बिजनेसमैन है वो भी अपने बिजनेस को लिस्ट करा सकते हैं, पब्लिक से इनिशियल ऑफर ले सकते हैं। ये इसका पर्पस था। और तीसरा है स्टार्टअप। स्टार्टअप के लिए तो जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया अभी 2-3 सालों से कि वो भी अपने बिजनेस को, यानी कि अपने स्टार्टअप के थ्रू अपने स्टार्टअप के लिए मार्केट से कैपिटल उठा सकते हैं, पब्लिक से कैपिटल उठा सकते हैं। अगर हम उसकी बात करें टेक्निकल और एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जो मेन बोर्ड है वो हमारा बीएससी का जो एक्सचेंज है वो 1875 से काम कर रहा है। और लगभग इसमें आज तक जो है जो हमारा बीएससी एसएमई है वो 2012 में से स्टार्ट हुआ है, और स्टार्टअप जो है वो 2019 से स्टार्ट हुआ है। इसमें मेन बोर्ड में कम से कम अभी तक 5000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड हो चुकी हैं। बीएससी एसएमई पे जो 2012 से आज तक 300 से कंपनी 350 लगभग कंपनी लिस्टेड हुई है, और स्टार्टअप में केवल अभी 2019 से आया है, केवल 4 कंपनी लिस्टेड हुई है। ये अगर हम एनएससी का देखें तो एनएससी में जो भी सेम सिस्टम है कि वहां पे मेन बोर्ड है, और एसएमई आईपीओ के लिए जो उन्होंने प्लेटफॉर्म बताया उसका नाम रखा है मर्ज। इमर्ज यानी कि एसएमई इमर्ज कहते हैं हम उसे। और तीसरा जो स्टार्टअप के लिए है वहां पे इमर्ज आईटीपी कहते हैं उसे। तो बीएससी के पास भी 3 प्लेटफॉर्म है, एनएससी के पास भी 3 प्लेटफॉर्म है। 3 प्लेटफॉर्म कैसे डिवाइड किया उन्होंने कि मेन बोर्ड अलग है, एसएमई आईपीओ के लिए बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है, और जो स्टार्टअप्स हैं उसके लिए बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है। मेन बोर्ड ईयर जो एनएससी है वो कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 में, और उसमें लगभग 2000 कंपनी, मोर देन 2000 कंपनी वहां पे लिस्ट हुई हैं अभी तक। अमर्ज में, अमर्ज का मतलब क्या है, एसएमई आईपीओ के लिए जो प्लेटफॉर्म है एनएससी का उसे हम एसएमई अमर्ज के नाम से जानते हैं, और वो भी 2012 में स्टार्ट हुआ था। और अगर हम देखें तो 220 कंपनी लगभग उस पर अभी तक रजिस्टर्ड हो चुकी है, लिस्टेड हो चुकी है। अमर्ज आईटीपी जो है ये स्टार्टअप्स के लिए है, और केवल अभी 2020 में ये स्टार्ट हुआ था, और अभी केवल 2, क्योंकि पीछे कोविड रहा है तो 1 साल के अंदर सिर्फ वहां पे 2 कंपनी रजिस्टर्ड हुई है लिस्टेड के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एसएमई आईपीओ है क्या। दोस्तों एक जो कंफ्यूजन है हमारे बीच में वो है कि एसएमई आईपीओ का मतलब एमएसएमई से है। ये मैंने जब भी मैं सेमिनार देता हूँ या भी मैंने जो मेन क्वेरीज हैं उसमें आता है, लोग बहुत कंफ्यूज हैं इस बात से कि हमें क्या जो एमएसएमई है क्या वही एसएमई आईपीओ ला सकती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा एसएमई आईपीओ का एमएसएमई से कोई रिलेशन नहीं है। एमएसएमई जो डेफिनेशन है वो जो गवर्नमेंट ने भी नई डेफिनेशन आई है, वो डेफिनेशन किसी बिजनेस को अगर उस कैटेगरी में आना है एमएसएमई में, तो उसके लिए उन्होंने जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो टर्नओवर क्राइटेरिया दिया हुआ है, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया दिया हुआ है। जबकि एसएमई आईपीओ का जो मतलब है वो आपके साइज ऑफ आईपीओ से है कि कितना बड़ा आईपीओ आप लाना चाह रहे हैं, कितने आपकी नेटवर्थ क्या है, यानी कि आप स्मॉल बिजनेस हैं और आप आईपीओ लाना चाहते हैं, आप एमएसएमई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यानी कि दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बिजनेस एमएसएमई के डेफिनेशन के अंदर आ सकता है, क्योंकि वहां पे जो क्राइटेरिया है वो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है। जबकि एसएमई आईपीओ का जो हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो जो हम पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं उसका कितना बड़ा साइज है वो इस बात पे डिपेंड करेगा। अभी हम आगे देखेंगे कि एसएमई आईपीओ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लस उसका कितना साइज हम एसएमई आईपीओ में मानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपने एमएसएमई की जो डेफिनेशन है वो मैं फिर भी आपको बता दूं कि एमएसएमई की डेफिनेशन में अभी हम कौन सा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि जो अगर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए जो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन और इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की डेफिनेशन आई थी एमएसएमई में, वो है कि अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीस की है प्लांट एंड मशीनरी में और टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे की है तो उसे माइक्रो बिजनेस कहते थे, माइक्रो एंटरप्राइज कहते थे। यदि 10 करोड़ से नीचे की है इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है तो हम उसे स्मॉल कहते थे, और मीडियम के लिए था 50 करोड़ और 250 करोड़ 250 करोड़ की बात जो टर्नओवर है उसका ये क्राइटेरिया था एमएसएमई के लिए। एक और बात ऐड कर दूं, जैसा आप जानते हैं कि अभी एमएसएमई में नए चेंज क्या है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी को भी एमएसएमई में डाल दिया है।
तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले ज्यादातर लोग कंफ्यूज ये हो रहे थे कि अगर हम इस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं, एमएसएमई के अंदर आते हैं, तो ही हम एसएमई आईपीओ के लिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एसएमई आईपीओ के जाने के लिए आपकी इस डेफिनेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। वहां पे एसएमई आईपीओ का मतलब ये है कि अगर हमारा जो इशू है, अगर हम एसएमई प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, पहली बात ये, और दूसरा जो हमारा इशू का साइज है वो हमारे एसएमई आईपीओ के साइज में आ रहा है, तो हमें एसएमई आईपीओ कहा जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि हमारे पास एसएमई आईपीओ के लिए हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म है, बीएससी एसएमई और एनएससी एमर्ज। और जितने भी, जैसे मैंने बताया कि 6 स्टॉक एक्सचेंज है और कहीं भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये फैसिलिटी जो अवेलेबल है वो एसएमई आईपीओ की केवल DEI प्लेटफॉर्म पे हमें अवेलेबल है। और दोनों का जो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वहाँ पे कैसे लिस्टिंग होती है, दोनों का डिफरेंट है। तो अभी हम सबसे इसे ये जानने से पहले कि भाई क्या वहाँ पर हमें कैसे लिस्टिंग कराएंगे, कितना टाइम लगेगा, लेकिन हम पहले कुछ बेनिफिट देख लेते हैं एसएमई आईपीओ के हमें क्या बने हैं, यानी एसएमई एक्सचेंज जो है बीएससी एनएससी के क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं अगर हम वहाँ पे लिस्टिंग कराते हैं किसी छोटे इसमें। दोस्तों जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आज मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि अगर हमारे क्लाइंट्स को फंडिंग की जरूरत है तो वो या तो बैंक के पास जाता है या अपने सोर्स से वो फंडिंग रेज करने की बात करता है, जो मीडियम साइज वाले बिजनेसमैन है। तो लेकिन दोस्तों अगर हम इस चीज को समझ लें कि एसएमई एक्सचेंज में हम लिस्टिंग कैसे करा दें और क्या उसके बेनिफिट हो सकते हैं, कुछ बेनिफिट तो ऐसे हैं जिसको अगर हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को जब प्रैक्टिकली इस चीज को समझेंगे, हम थ्योरेटिकली नहीं भी बता सकते, लेकिन बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम उनके बिजनेस को लिस्ट करा देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकली कि उसको जो बेनिफिट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मैं अभी आपके जब अगर मुझे टाइम मिलता है और हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं, आप देखेंगे कि उनका जो शेयर्स की वैल्यू थी जब उन्होंने लिस्टिंग कराई तो क्या वैल्यू थी, और उसके बाद 2 साल में 3 साल में कितना बड़ा उनका कैपिटलाइजेशन हो गया, उनकी वैल्यूएशन बिजनेस की कितनी बढ़ गई। और इतनी वैल्यूएशन भी बढ़ी है कि अगर आप अभी डाटा देखेंगे कि वहां पे कुछ कंपनियां जो एसएमई आईपीओ पे लिस्टेड थी उन्हें मेन बोर्ड पे जाना पड़ा, क्योंकि वहां पे एक क्राइटेरिया है बीएससी और एनएससी का कि अगर आपकी कैपिटल इतने ज्यादा हो जाती है, टर्नओवर इतनी हो जाती है, तो आपको ऑटोमेटिकली मेन बोर्ड पे चले जाएंगे। तो अभी हम छोटा छोटा हम सबसे पहले देखते हैं कि एसएमई आईपीओ में हमें जाने का क्या बेनिफिट हो सकता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हमें किसी चीज के ज्यादा बेनिफिट पता लग जाएंगे तो हम उस चीज के लिए और ज्यादा हम एफर्ट कर सकते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए। अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है सर, जो मीडियम बिजनेसमैन है वो आईपीओ की तो सोचते ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट भी इस बारे में जितना इसकी पब्लिसिटी या जितना इसको अप्रोच लोगों के बीच में पहुंचा सकती थी, बिजनेसमैन के बीच में पहुंचा सकती थी, शायद अभी वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन अब पिछले जब से कोविड हुआ है, जब से इतनी ज्यादा क्वेरी आ रही है, इतने ज्यादा लोग जो हैं जो बिजनेसमैन है वो इसमें अपने बिजनेस को लिस्टिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये हमारे लिए एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। दोस्तों जैसे जानते हैं अब हम बेनिफिट की बात करते हैं कि बेनिफिट क्या है हमें लिस्टिंग के। सबसे पहले इजी एक्सेस ऑफ कैपिटल। थैंक यू। जैसे हम कहते हैं कि इजी एक्सेस ऑफ कैपिटल, इक्विटी कैपिटल। दोस्तों पहली बात तो ये है कि जैसे कि इक्विटी कैपिटल की जो बेनिफिट है हम लोगों को बताने की जरूरत है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें पता है कि बिना इंटरेस्ट फ्री, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन इज देयर कि हमें डिविडेंड देना है, अदरवाइज कोई लायबिलिटी ऐसी नहीं आती हमारे बिजनेस पे जिससे कि हमें मतलब हम फाइनेंशियल अगर रेज करने इक्विटी कैपिटल के थ्रू तो उसमें हमें किस बिजनेस पे कोई बर्डन पड़ेगा। दूसरा दोस्तों जैसे आपने देखा कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की केस में अगर हम शेयर प्रीमियम पे कोई शेयर इशू करते हैं तो उस पर टैक्सेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू आता है, उसकी हम फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे शेयर को इशू नहीं कर सकते। ऐसा एसएमई आईपीओ के केस में नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं और वो सेक्शन इस पे पब्लिक इशू पे लगता ही नहीं है। दोस्तों इंटरेस्ट फ्री सोर्स ऑफ फंड, ये एक प्रैक्टिकल में आपको बताता हूँ सर। जब से जो कंपनी एक बार लिस्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी और उसकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी उसके पास एक मार्केट खुल जाता है इंटरनेशनली उसके लिए, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनी लिस्टेड होती है उसकी ग्रोथ को बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूटर वो देखते रहते हैं, और उनके पास उसी तरह की जो क्वेरी और उसी तरह के उनके पास अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे, देखिए ये चीज प्रैक्टिकल ज्यादा है कि मैंने देखा कि जिस कंपनी को लिस्टिंग कराया
उसका जो टर्नओवर था वो मल्टी टाइम हो गया कुछ दिनों में। क्यों? क्योंकि उनके पास इस तरह की अप्रोच, उसके पास उसके इस तरह के क्लाइंट्स, कस्टमर हम कह सकते हैं, या उस अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाती है कि वो जो उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा लेवल पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन जितनी भी कंपनी लिस्टेड हुई है, अभी हम डाटा देखेंगे कि कितनी कंपनी लिस्टिंग हुई है और कितनी मेन बोर्ड पे चली गई है, अभी हम उस पर भी आएंगे करके। तो ये देखिए, ये सारी चीजें हम बीइंग ए प्रोफेशनल हम सबको पता है कि इस तरह की बेनिफिट हमें है। मैं मेन चीज पे रहूंगा। जैसे अब आपने देखा कैपिटल के टैक्स बेनिफिट है। हम सब जानते हैं कि अगर जो है लिस्टेड कंपनी के शेयर हैं उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल में 10% पे होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल में 15% पे होता है। अगर अनलिस्टेड शेयर है तो वही 20% और 30% का है। तो वो भी हमारे एम्प्लॉय इंसेंटिव जो ई सॉप्स जो है हमारे पास एक ऑप्शन आता है एसएमई आईपीओ में कि आप अपने जो शेयर्स हैं उन शेयरों को आप एम्प्लॉइज को दे सकते हैं, और अच्छे एम्प्लॉइज को रिटेन करने का इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई तरीका हो सकता है। आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी चलता है जब अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म में उसके साथ जुड़े रहे। चाहे हमारे, आपने देखा होगा हम सब प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है फर्म में एक जो हम सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है कि अच्छा स्टाफ जो है कितनी बार छोड़ के चला जाता है। और हमें ऐसे ही हर बिजनेस में है दोस्तों। तो अगर हमें इस चीज को मैंने ये देखा है कि जो ईसॉप वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि मार्केट की प्राइस पे अगर हम आज एम्प्लॉइज को शेयर देने का कमिटमेंट करते हैं, उन्हें शेयर दे देते हैं कि इतने बात देंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो ये ई एसएमई जो आईपीओ का जो मतलब एक बेनिफिट ये भी है कि हम अच्छे एम्प्लॉय को इससे रोक सकते हैं। जो वैल्यूएशन है, अनब्रोकिंग एंड बेंचमार्क वैल्यूएशन, हमारे बिजनेस का वैल्यूएशन, अगर मार्केट में हमारे शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो किसी भी बिजनेस का वैल्यूएशन अच्छी तरह, मतलब आप समझ सकते हैं कि बिजनेस का वैल्यूएशन करना कितना इजी हो जाएगा, क्योंकि जो शेयर की वैल्यू है शेयर से मल्टीप्लाई करके हम उसका वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वैल्यूएशन कितना टिपिकल है और कितने उसमें व्यूज हो सकते हैं उसके लिए, वो हमें फॉरेन कोलैबोरेशन। दोस्तों जितनी भी मैंने अभी तक चीजें देखी है, जितने भी आईपीओस देखे हैं, उसमें मैंने देखने को मिला है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उन्होंने कहा एफडीआई आना चाहिए। तो एफडीआई जो अब किस तरह से आता है, मैंने देखा है कि जब आप एसएमई आईपीओ पे लिस्टेड हो जाती है आपकी कंपनी, तो वहां पर जो है बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर आपके पास अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके केस में एज ए प्रोफेशनल भी हमारे पास बहुत सारा अच्छा काम हो जाता है, और दूसरा बिजनेस में भी फंड हमारे पास आना शुरू हो जाता है, हमारी सेल्स टर्नओवर और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये एक बेनिफिट है। दूसरा एक गवर्नमेंट असिस्टेंस, जैसा कि आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट ने अभी 50,000 करोड़ का जो फंड था, वो फंड ऑफ फंड स्कीम एक लाए थे। उसमें 50,000 करोड़ रुपए का जो फंड है उन्होंने सिर्फ एसएमई आईपीओ के लिए रखा है। और वो एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, हालांकि अभी गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से उस पर काम नहीं किया है, लेकिन मेरे को याद है फरवरी 2020 में नितिन गडकरी जी ने भी कहा था कि हम एसएमई जो बजट था उसमें 50,000 करोड़ रुपीस उन्होंने एसएमई आईपीओ के लिए रखा था। उनका पर्पज ये है कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उसमें हम गवर्नमेंट जो है उसके शेयर को परचेज करेगी, एक फंड बाय फंड स्कीम के थ्रू। मदर फंड और डॉटर फंड की उन्होंने बात की थी कि एक बार हम इन्वेस्ट करेंगे, अभी हम आगे देखेंगे उसमें क्या उनका होता, लेकिन एक गवर्नमेंट असिस्टेंट भी इस फंड के लिए, क्योंकि और में तो गवर्नमेंट नहीं देती है किसी में, लेकिन इस एसएमई आईपीओ के लिए उसमें भी असिस्ट करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। नेक्स्ट सर, इजी रूट, अगर आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो वो क्या करते हैं कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, खड़ा करते हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उससे अपनी वैल्यूएशन, अपना प्रॉफिट लेने के बाद। तो अगर हम लिस्टिंग करा लेते हैं शेयर की, वो एक इजी रूट हो सकता है। दूसरा कोलेट्रल, आजकल जो एसएमई आईपीओ के जो इक्विटी शेयर्स है, लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, उनको हम एज ए कोलेट्रल भी यूज कर सकते हैं, कोलेट्रल लोन के लिए। यानी कि मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जो हमारे पास इन्वेस्ट करेंगे, तो ये भी हमारे पास एक तरीका हो सकता है। दोस्तों एक है इजी रूट टू शिफ्ट ऑन मेन बोर्ड। देखिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं कि अगर आप आपकी लिस्टिंग एसएमई आईपीओ के थ्रू हुई, तो अगर आप कुछ क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं, तो आपका जो लिस्टिंग है ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी मेन बोर्ड पर। देखिए दोस्तों, मेन बोर्ड पर हम मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ जो एसएमई प्लेटफॉर्म है इसमें थोड़ा सा अंतर समझते हैं। अगर मेन बोर्ड पे किसी कंपनी को अपनी लिस्टिंग करानी है,
तो जो उसका प्रैक्टिकल जो है खर्चा है वो बहुत हैवी है। आप समझ लीजिए 10 क्या 20 टाइम्स जो है एज कम्पेयर टू SME IPO। तो एक रूट अभी प्रैक्टिकली मैंने देखा है, अभी हम डाटा भी देखेंगे कितनी कंपनी ऐसी है लगभग जो अभी 4-5 सालों के अंदर ही जिन्होंने लिस्टिंग तो कराई थी अपनी SME प्लेटफॉर्म पर, लेकिन उनको बाद में माइग्रेट कर दिया गया मेन बोर्ड पर। तो बहुत सारे खर्चे, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे जो बिजनेसमैन आज मेरे पास बहुत सारी क्वेरी इस तरह की आती हैं, उनको जाना तो मेन बोर्ड पे है, लेकिन वो स्टार्ट करते हैं SME IPO के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे खर्चे भी कम है और जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो बहुत कम है, और जो बिजनेस को बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा, मतलब एज कम्पेयर टू मेन बोर्ड। अभी हम उसमें देखेंगे कि मेन बोर्ड में और इसमें क्या क्या अंतर है। SME IPO पे अगर हम SME एक्सचेंज के थ्रू हम अगर लिस्टिंग कराते हैं अपने शेयर को, या मेन बोर्ड के थ्रू कराते हैं, तो क्या क्या डिफरेंस आते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। सर जी मैं कुछ जल्दी तो नहीं चल रहा सर जी? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया कि अभी आज की डेट में ये पोजीशन है BSE SME पे जो प्लेटफॉर्म पे अभी तक नंबर ऑफ कंपनी जो लिस्टेड हुई थी वो 344 कंपनी लिस्टेड हुई है करीब, और वहां पर जो है मार्केट जो कैपिटलाइजेशन वो है 32,000 करोड़ रुपए का, 32,000 करोड़ रुपीज का जो है वो है। टोटल अमाउंट जो रेज हुआ है वहां से ये देखेंगे आप 3,500 करोड़ रुपीज मार्केट से इन्होंने रेज किया है। नंबर ऑफ कंपनी माइग्रेट कितनी हो गई है? 113 कंपनी मेन बोर्ड पे चली गई हैं BSE के केस में, और नंबर ऑफ कंपनी लिस्टेड एज ऑन डेट जो रह गई है 344 में से 231 कंपनी रह गई है। आप अगर हम देखें एक थोड़ा सा एस्टिमेट करें, 113 कंपनी मेन बोर्ड पे चली गई हैं, कितने में से? 344 में से, तो लगभग 30% कंपनी हमारी जो है मेन बोर्ड पे चली गई है। 26 कंपनी सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड इन द सेंस है कि या तो उन्होंने रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, या उन्होंने गलत तरीके से का इस्तेमाल किया लिस्टिंग के लिए। तो ऐसे ही अगर हम NSE एमर्ज की बात करें तो वहां पे 220 कंपनी लिस्टेड हुई हैं, और उन्होंने जो मार्केट से उठाया है, देखिए आपको ये जो मार्केट से उठाया है वो उठाया है उन्होंने 3200 करोड़ रुपए, और कैपिटलाइजेशन जो है पूरे यानी कि SME IPO का जो टोटल कैपिटल मार्केट कैप है वो है 21,000 करोड़। 75 कंपनीज माइग्रेट हुई है मेन बोर्ड पर। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 75 कंपनी, 220 कंपनी में से अगर 75 कंपनी माइग्रेट हो रही है, यानी 32%, 34% कंपनी जो है मेन बोर्ड पे चली गई है। ये ग्रोथ है। आप इस चीज को हम ये देख सकते हैं इससे कि अभी एट प्रेजेंट 140 कंपनी लगभग जो है NSE पे लिस्टेड है। तो ये ग्रोथ जो कंपनी मेन SME IPO से मेन बोर्ड पे चली जाती हैं, ऑब्वियसली वो जब भी जाती है जब उनका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। एक तो इस डाटा से 30-35% कंपनी आपने देखा होगा, जैसे मैंने बताया कि एक प्लानिंग भी हो सकती है। अगर मेरे को किसी कंपनी बिजनेस का मुझे कोई बिजनेस को लिस्ट कराना है मेन बोर्ड पे, तो ये रूट भी हो सकता है कि हम पहले SME IPO पे करा लें और फिर 1-2 साल के अंदर उसको हम मेन बोर्ड पे ले जाएं। तो उससे हमें एक तो क्योंकि कोई भी नई कंपनी होती है या नया डायरेक्टर या नए प्रमोटर्स होते हैं, वो एक साथ मेन बोर्ड पे नहीं जाना चाहते। दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं कि अगर मेरे को BSE पे लिस्टिंग करानी है तो मेरे को क्या करना होगा, और मेरे बिजनेस के लिए मेरी एलिजिबिलिटी कब बनती है। दोस्तों मैं बताऊं आपको, BSE हो या NSE, अगर हमें अपनी कंपनी को लिस्ट कराना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है प्रैक्टिकली, कि आपका विजन और आप जिस पर्पज के लिए फंड रेज करना चाहते हैं वो साउंड होना चाहिए। नॉर्म्स जो है BSE और NSE SME के लिए बहुत रिलैक्स्ड नॉर्म है। अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा एंड यू विल सरप्राइज कि इतना कुछ है ही नहीं उसमें कि कोई हम लिस्टिंग ना करा सकें। लेकिन जब भी हम लिस्टिंग कराते हैं तो हमें अपने बिजनेस का जो पब्लिक इशू IPO है उसको अप्रूवल कराना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज से। तो वहां पर जो क्राइटेरिया है वो ये देखते हैं कि आपका विजन और पर्पस क्या है, क्या आपका विजन पर्पस और आपका जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है उस बिजनेस को रेज करने की जिसके लिए आप फंड कर रहे हैं वो क्या है। अगर वो स्टॉक एक्सचेंज को समझ में आ जाती है तो फिर जो और नॉर्म्स हैं वो बहुत सिंपल नॉर्म्स हैं। आप अभी देखेंगे कि वो कोई नॉर्म्स है ही नहीं। अगर हम हमारे पास ऐसे छोटे छोटे बिजनेस बहुत सारे हैं जिससे ये नॉर्म फुलफिल कर रहे होंगे। जैसे मैं बात करूं
अभी BSc SME की बात करें तो सबसे पहले है कि जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स क्या है कि पोस्ट इशू कैपिटल 25 करोड़ से नीचे होनी चाहिए। यानी कि अगर हम किसी बिजनेस में पब्लिक इशू लाना चाहते हैं तो यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने कुछ नहीं दिया, यानी कि मैं 2 करोड़ रुपए की भी कैपिटल पब्लिक इशू ला सकता हूँ, 1 करोड़ के लिए भी ला सकता हूँ, 5 करोड़ के लिए भी ला सकता हूँ। मैक्सिमम जो कैपिटल है आपका पोस्ट इशू कैपिटल 25 करोड़ होना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या अब हमारे प्रैक्टिकली में ये मैंने क्वेश्चन वहाँ पे अभी ठाकुर जी वो है NSC BSc के जो चेयरमैन है उनसे भी बात की कि देयर इज नो क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया। तो मिनिमम क्राइटेरिया जो उन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है नेटवर्थ के रूप में कि आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए क्या, और जो नेट टेंजिबल एसेट्स हैं वो आपकी 1.5 करोड़ होनी चाहिए। अगर ये है आपकी तो आप पब्लिक इशू ला सकते हैं। लेकिन क्या सारे बिजनेस ऐसे जिसकी नेट टेंजिबल 1 करोड़ 1.5 करोड़ और पॉजिटिव नेटवर्थ है सभी ला सकते हैं? नहीं, सभी नहीं ला सकते। तो फिर चेक कहाँ पे है? देखिए फाइनेंशियल में एज पर जो उनकी गाइडलाइन है उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, पर जब हम अप्रूवल के लिए जाते हैं, अभी हम प्रोसीजर देखेंगे क्या प्रोसीजर है, तो जब स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल के लिए जाते हैं तो वो उस टाइम उस चीज को देखते हैं कि क्या वाइबिलिटी है इनकी लाने में, यानी कि पब्लिक से पैसा लेने के बाद क्या वाइबल है इनका प्रोजेक्ट, क्या ये उस, तो वहां पे अगर उन्हें लगता है कि नहीं कैपिटल ये फाइनेंशियल पैरामीटर तो काम कर रहे हैं लेकिन प्रोजेक्ट में कोई साउंडनेस नहीं है तो वो अप्रूवल ही नहीं मिलेगी। दूसरा इसमें देखा जाता है कि आपका 3 साल का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर किसी कंपनी का 3 साल का जो रिकॉर्ड है वो प्रॉफिट में होना चाहिए। उनका मतलब ये है कि अगर 3 साल किसी कंपनी ने प्रॉपर उनका 3 साल से प्रॉफिट चल रहा है तो वो उसका फाइनेंशियल ट्रैक देख के उसको अप्रूवल दे देते हैं और अदर क्राइटेरिया फुलफिल होने के। और जो अभी इसमें 3 साल के रिकॉर्ड में एक इन्होंने पॉजिटिव पॉइंट किया है सर कि अब क्वेश्चन ये आता है कि सपोज मेरी कंपनी है, मैं आज ही कंपनी स्टार्ट करके क्या मैं पब्लिक इशू ला सकता हूँ? तो उन्होंने पास्ट रिकॉर्ड को देखने के लिए तीनों क्राइटेरिया, आपकी कंपनी का जिसमें पब्लिक इशू लाना चाहते हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप प्रोमोटर हैं और आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनाई पहले कभी, तो प्रोमोटर का क्या पास्ट रिकॉर्ड है उस लाइन ऑफ बिजनेस के लिए, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्या किया है, तो वो भी काउंट हो जाता है। और तीसरा, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म या कोई वो फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है और वही प्रोमोटर नई कंपनी बना के करते हैं तो वो भी एक प्रोसीजर है, उसमें भी आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा सकता है और देख के पब्लिक इशू के लिए आपको अप्रूवल मिल सकती है। तो ट्रैक रिकॉर्ड के लिए मैं तीनों चीज बताई आपको। पहली चीज क्या है कि आपकी कंपनी, जिस कंपनी में सपोज आपकी प्राइवेट कंपनी, पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख के पब्लिक इशू के लिए आपको अप्रूवल मिल सकता है। दूसरा ये है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है और आप अच्छा उसमें बिजनेस कर रहे हैं तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर पिछले 3 सालों का उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपका इसलिए काम आ सकता है। तीसरा ये है कि प्रमोटर हैं या डायरेक्टर हैं वो किसी कंपनी के साथ हैं, अटैच्ड है, तो उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको भी 3 साल के एक्सपीरियंस के लिए हम काउंट कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें, आपने देखा कि अभी ये जो क्राइटेरिया, तीसरा मैंने जैसे, चौथा मैंने जो बताया विजन एंड मिशन। सर जितने भी फाइनेंशियल पैरामीटर हैं चाहे टेक्निकल पैरामीटर हैं वो जब भी काम करेंगे जब आपका विजन और मिशन जो है क्लियर होगा। अगर बिजनेसमैन का विजन और मिशन वो साउंडनेस नहीं आती है उसमें, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है वहाँ पे जो वो अप्रूवल नहीं देते हैं। और छोटे छोटे क्राइटेरिया हो रहे हैं, जैसे आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, आपके शेयर्स जो है डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जितने भी शेयर हैं उसमें जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर का चेंज नहीं आना चाहिए कि जैसे कितनी बार क्या होता है कि सारे के सारे प्रमोटर चेंज करके हम जैसे मान लो मैंने कंपनी है और सारे के सारे प्रमोटर चेंज हो जाएं और वो कहीं की लिस्टिंग हो जाए, क्योंकि प्रमोटर चेंज हो गए हैं तो उस केस में अप्रूवल नहीं मिलेगा। जैसे एक नेक्स्ट है कि नोट रेफर टू BIFR। आपको पता ही है कि BIFR होता था, अब वो IB कोर्ट हो गया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो कोर्ट होता है, तो उसमें भी कंपनी रेफर नहीं होनी चाहिए, कोई इस पे डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए, और वाइंडिंग अप पेटिशन जो है कंपनी के अगेंस्ट कोई पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। ये छोटे छोटे क्राइटेरिया हैं, अगर हम इन्हें फुलफिल कर लें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया जिसे IPO लाने के लिए जिसमें कोई दिक्कत आएगी करके। तो ये क्राइटेरिया सिंपल क्राइटेरिया, सिंपल हमारे अगर बिजनेस का जो गोल है, बिजनेस का जो विजन है, बिजनेस जिस पर्पज के लिए हम ला रहे हैं, प्रोस्पेक्टस में हमने क्या लिखा हुआ है, तो वो चीजें ज्यादा, प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दिस टेक्निकल एंड फाइनेंशियल क्राइटेरिया, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया है ही नहीं। ऐसे ही हम बात करते हैं NSE एमर्ज की। NSE एमर्ज में के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम कि पोस्ट इशू कैपिटल 25 करोड़ से नीचे होनी चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल का होना चाहिए, और उसमें ये कहते हैं कि अगर प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे एक कंडीशन इन्होंने लगा दी कि अगर कोई प्रमोटर है वो ये कहता है कि हमें
मेरा पास्ट रिकॉर्ड 3 साल का जो रिकॉर्ड है उसे भी काउंट करना चाहिए। तो उनको कहते हैं कि पोस्ट इशू 20% कैपिटल आपने जरूर रखना है उन प्रमोटर का जिनका एक्सपीरियंस काउंट हुआ है। और कैश एक्रूवल 3 सालों में से 2 साल में कैश एक्रूवल हुआ हो, मतलब यानी कि पैट जो आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स जो है वो यानी कैश एक्रूवल जब भी होगा। तो अगर आपका 2 सालों में आउट ऑफ 3 इयर्स 2 इयर्स आपका पॉजिटिव कैश एक्रूवल होना चाहिए। तो यहाँ पे एनएससी के जो नॉर्म्स हैं एज कम्पेयर टू बीएससी ज्यादा वो है लिबरल है। अगेन वो सेम कि वहाँ पे भी एनएससी में भी यही देखा जाता है कि जो आपका बिजनेस पर्पज है, जो आपका पर्पज है वो किस तरह से आपका जिस पर्पज के लिए आप एसएमई आईपीओ लाना चाहते हैं उसका पर्पज क्या है और आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो या उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड आपका कैसा है, ये सब चीजें फैक्टर देने के बाद ही, इसलिए ये जो विजन एंड मिशन जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है रादर देन टेक्निकल पैरामीटर और फाइनेंशियल पैरामीटर। अदर रिक्वायरमेंट सेम है कि वेबसाइट होनी चाहिए, डीमैट अकाउंट होना चाहिए, नो चेंज इन प्रमोटर, नोट रेफर टू बीआईएफ और आईबीसी कोर्ट, नो बाइंडिंग ऑफ पेटिशन इज पेंडिंग एनसीएलटी कोर्ट में कोई पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जो क्राइटेरिया है एनएससी आईपीओ के लिए और बीएससी आईपीओ के लिए, बीएससी पे एसएमई आईपीओ के लिए बहुत ही सिंपल है। और हम जो यानी कि किसी भी बिजनेसमैन के लिए 1.5 करोड़ की नेटवर्थ जैसे उन्होंने बताया कैपिटल, तो बहुत सिंपल क्राइटेरिया में दिया हुआ है। अगर हम इसमें थोड़ा सा रिसर्च करें और इस चीज को समझ लें कि किस तरह से हम उसके बेनिफिट को बिजनेस में इस चीज को बेनिफिट दे सकते हैं एसएमई आईपीओ लाकर, तो मुझे लगता है बहुत ईजी है। ऐसे ही अब जैसे मैंने बताया कि स्टार्टअप के लिए भी जो ना प्लेटफॉर्म बनाया बीएससी स्टार्टअप के लिए भी प्लेटफॉर्म, जिसमें अभी कुछ कंपनी ही रजिस्टर्ड हुई है। तो स्टार्टअप्स के लिए क्या जरूरी है, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, लेकिन स्टार्टअप के लिए डीपीआईटी से वो स्टार्टअप आपका अप्रूव होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए वहां पर, और मिनिमम कैपिटल वहां पे 1 करोड़ की है। तो वहां पे स्टार्टअप यानी कि वहां पे जो 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी भी जरूरत नहीं है, उससे पहले भी स्टार्टअप के लिए आप आईपीओ ला सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम थोड़ा सा और चीजों के पास है लिस्टिंग। अब एनएससी के बारे में हमने बात की थी आपके पास, ये एनएससी मर्ज के बारे में, ये जो स्टार्टअप है उसको हम एनएससी मर्ज का जो स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है उसे हम एमएससी मर्ज आईटीपी कहते हैं। उसके लिए भी जो नॉर्म्स हैं बहुत सिंपल नॉर्म्स हैं, हम स्टार्टअप की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं एसएमई आईपीओ के बारे में। तो लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे जो क्राइटेरिया उसमें था, उसमें जो क्राइटेरिया हमारा एसएमई आईपीओ के लिए मोर और लेस वही है, 3 साल का हमें ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आईटीपी के लिए जो बेसिकली अभी एनएससी वाले जो अप्रूवल दे रहे हैं वो दे रहे हैं ई कॉमर्स के लिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आईपीओ लाने के लिए। तो उसके लिए भी उन्होंने जो है मोर और लेस क्राइटेरिया सेम ही है। जैसे आपने देखा पोस्ट इशू कैपिटल 25 करोड़ से कम होनी चाहिए, 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, और जो ग्रोथ है उसमें 20% की उन्होंने कहा कि जो टर्नओवर में एनुअल ग्रोथ जो है वो 20% की होनी चाहिए। तो तीनों के लिए यानी कि मेन बोर्ड के लिए, आईएसएमई आईपीओ के लिए प्लस मर्ज आईटीपी के लिए, तीनों के लिए क्राइटेरिया अलग अलग है कुछ पॉइंट्स पे। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि मेन बोर्ड, हम एसएमई आईपीओ की बात कर रहे हैं, तो मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ में मेन डिफरेंस क्या है, अब थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। अगर किसी हम जो पोस्ट इशू जो कंपनी है अगर मेन बोर्ड पर अपने को लिस्ट कराती है या एसएमई आईपीओ में लिस्ट कराती है, तो उसके लिए मेन बोर्ड पर कोई भी कंपनी जब लिस्ट हो सकती है जब उसकी मिनिमम पोस्ट इशू जो कैपिटल है वो 10 करोड़ होगी मिनिमम, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, यानी 100 करोड़ हो जाए, 50 करोड़ हो जाए, 500 करोड़ हो जाए, मैक्सिमम आईपीओ के लिए मेन बोर्ड पर जाने के लिए मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम वहां पे लिमिट दी हुई है। एसएमई आईपीओ में जो मैक्सिमम लिमिट दी हुई है वो है 25 करोड़। अगर किसी कंपनी की कैपिटल 25 करोड़ से ऊपर हो जाती है पेड अप कैपिटल फेस वैल्यू शेयर्स की, तो उसको जो है मेन बोर्ड पे जाना पड़ेगा। मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कहीं भी मिनिमम के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। मिनिमम अलॉटमेंट टू आईपीओ, जो आईपीओ के मिनिमम अलॉटमेंट होगी उसमें कम से कम 1000 मेंबर होने चाहिए, 1000 मेंबर्स मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज होने चाहिए। जबकि एसएमई आईपीओ के लिए केवल 50 मेंबर अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो वो भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है।
यानी कि SME IPO के लिए केवल हमें 50 मेंबर्स चाहिए। IPO अंडरटेकिंग, अंडर राइटर आपको पता ही है कि कोई भी पब्लिक इशू जो है वो वहाँ पे अंडर राइटर होना चाहिए। जो SME IPO का इशू है उसके लिए 100% मैंडेटरी है कि वो अंडर रिटन हो, जबकि इसके लिए मेन बोर्ड के लिए जो है नॉन मैंडेटरी है, 100% की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसमें 50% जो है QIB भी कर सकते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड, इसमें स्ट्रीजेंट नॉर्म्स है, किसी मेन बोर्ड पर जाने के लिए कंपनी के बहुत ज्यादा स्ट्रीजेंट नॉर्म है, बहुत कड़े रूल्स एंड रेगुलेशन है, जबकि SME IPO में बहुत ही रिलैक्स नॉर्म है। ऑफर डॉक्यूमेंट वेटिंग जो है यहाँ पे सेबी करता है और यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज करता है SME IPO के लिए। IPO का जो एप्लीकेशन साइज है मेन बोर्ड के लिए, जो एप्लीकेशन साइज है वो 10,000 to 15,000 है केवल, जबकि SME IPO के लिए मिनिमम साइज 1 लाख रुपीज है। तो यानी कि एक मेंबर्स जो है कम से कम जो भी सब्सक्राइबर है एप्लीकेंट है वो 1 लाख रुपए मिनिमम लगाएगा ही लगाएगा। दोस्तों जहां मेन बोर्ड में, अगर हम मेन बोर्ड पे हम किसी को IPO लाना है तो कम से कम 6 महीने लग जाते हैं, वहीं ये 3 से SME IPO में लाने के लिए 3 से 4 महीने का पीरियड लगता है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, आपने देखा होगा जो मेन बोर्ड पे जो कंपनी होती है उसको अपने जो अनऑडिटेड स्टेटमेंट्स है क्वार्टरली देने होते हैं, जबकि यहाँ पर SME IPO के लिए जो लिस्टेड है उनको 6 मंथ में देने होते हैं। यहाँ पर मेन बोर्ड पर जो है जो ग्रेडिंग है वहाँ पे मैंडेटरी है कि उसे हमें कंपनी को जो है रेटिंग कराना पड़ता है। यहाँ पे SME IPO के लिए रेटिंग ऑप्शनल है। अब छोटा सा जो प्रोसीजर है उसको देख लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है SME लिस्टिंग प्रोसेस का। दोस्तों सबसे पहले रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्री IPO कैपिटल, मतलब क्या हुआ कि जो हम IPO लाने जा रहे हैं उसको हमें जो कैपिटल, हमारी जो एग्जिस्टिंग कंपनी की जो कैपिटल है उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, यानी कि जो लॉस वगैरह है उनको ठीक करने पड़ेंगे, जो अगर बोनस शेयर देके रिजर्व सरप्लस वगैरह को ठीक करना है, इंटेंजिबल 50 पड़ी हुई है तो इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है हमें उसकी। जो अगर हमें ये लगता है कि हमारे पास प्रॉफिट ऑलरेडी रिजर्व सरप्लस या बोनस शेयर पीएम अकाउंट वगैरह पड़ा हुआ है तो उसके प्रोफेशनल अलॉटमेंट करके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक कंपनी के रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। फिर उसके बाद प्री IPO स्ट्रक्चर के बाद जो शेयर्स आते हैं उसको डिमेटलाइजेशन करना पड़ता है, उसको डीमैट अकाउंट में करना पड़ता है। फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी के 3 साल के उसको हमें रीस्टेट करना पड़ेगा, यानी कि जो PR रिव्यूअर है वही कर सकता है, यानी कि जो अगर हमारी 3 साल के ऑडिटेड भी हुए हैं तो भी हमें एक PR रिव्यू ऑडिटर से उसको वैट कराना पड़ता है, उसको दोबारा रीस्टेट कराना पड़ता है। फिर हमें उसकी कंपनी के बेस पर जो हम IPO लाने की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन और इसी प्राइस को कि हम कितने प्राइस पे कितने प्रीमियम पे लाना चाह रहे हैं प्रीमियम, वो उसका एक प्रोसीजर है। उसके कंपनी की वैल्यूएशन कराकर कंपनी की वैल्यूएशन के बेस पर हमें देखना होता है कि हमारा कितना शेयर प्रीमियम पे किस वैल्यू पे हमारे शेयर आएगा। और उसके बाद एक प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में देने के लिए हमें प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। उसमें क्या उसमें आपको पता ही है प्रोस्पेक्ट्स के जो कंटेंट्स हैं कि उसमें बेसिकली वही है कि कैसे हम हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, प्लस उसमें हम कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कितने हम क्या मतलब हमारी प्रोजेक्शंस रहेंगी, वो सारा प्रोस्पेक्ट जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हमने पढ़ा हुआ है उसी के बारे में सारा वो बुकलेट होती है, उसको हमें वहाँ पे सबमिट करना होता है एक्सचेंज एक्सचेंज में। और फिर अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जैसे आपको पता है पब्लिक इशू में कम से कम 7-8 तरह के इंटरमीडिएटरीज हमें रखने पड़ते हैं, जैसे मर्चेंट बैंकर हो गया, अंडर राइटर हो गया, RT हो गया। तो ये सभी की ये जो इंटरमीडिएटरी है इन सबका अपॉइंटमेंट होने के बाद फाइनल फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टर भी एक्सचेंज हो जाएगा और एक्सचेंज से फिर हमें अप्रूवल मिल जाएगा। जो मैं अभी बात कर रहा था कि अगर हमने प्रोस्पेक्टस वगैरह दिया है और स्टॉक एक्सचेंज उससे सेटिस्फाई हो जाता है तो हमें एक्सचेंज से अप्रूवल मिल जाती है IPO लाने की। IPO लाने के बाद हम उसको जो प्रोस्पेक्टस है जो वहां से अप्रूव हुआ है उसको हम ROC में सबमिट कर देते हैं और ROC की अप्रूवल मिलने के बाद IPO लॉन्च हो जाता है। IPO लॉन्च हुआ, हमारे पास एप्लीकेशन आ गई और एप्लीकेशन आने के बाद हमने उसे IPO को क्लोज कर दिया। और उसके बाद अगर कोई एलोकेशन अगर ओवर सब्सक्राइबर होता है तो ओवर सब्सक्राइब के बाद जो भी हम रिफंड करेंगे या स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल के बेस पे एलोकेशन कर जो रिफंड या अलॉटमेंट कर देंगे अमाउंट का। तो ये पूरा प्रोसीजर
और फिर मार्केट में लिस्टिंग हो गई और मार्केट मेकिंग का मतलब सेल परचेज जो भी उसके शेयरों में होनी है, यहाँ तक ये प्रोसीजर पूरा है एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग का। यही प्रोसीजर मोर और लेस जैसे हम जानते हैं कि मेन लिस्टिंग का है, लेकिन बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो नॉर्म्स हैं वो रिलैक्स्ड नॉर्म्स हैं। दोस्तों अगर प्रैक्टिकली देखें तो आईपीओ की जो एक्टिविटी है, टाइम अगर हम टाइम लाइन के हिसाब से देखें कि कितना टाइम लग जाता है, जैसे मैंने बताया था कि जो मेन बोर्ड में जो टाइम लगता है वो बेसिकली लगता है 6 मंथ का, जबकि इसमें 3 से 4 महीने। अगर हम आज किसी को प्लान करते हैं तो 3 या 4 महीने में हम आईपीओ ला सकते हैं। ये कुछ एक्टिविटी है जिसमें एक बनाया है कि एस्टिमेट टाइम इतना लगता है। जैसे अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में चेंज करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जो अप्रूवल के लिए, अल्ट्रेशन के लिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स है मेमोरेंडम वगैरह में चेंज करना है, या हमें पीआर रिव्यूअर से दोबारा वो करानी है, कुछ हमें अपॉइंटमेंट भी करने में मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर जो लिस्टेड कंपनी के लिए आरओसी के हिसाब से करने होते हैं। तो इस सबको अगर हम देखें तो मैंने एक ये एस्टिमेट टाइम लगाया है, एवरेज टाइम निकाला है। तो ये जो है लास्ट में आके अगर मैं देखूं तो 3-4 महीने का पीरियड में 120 डेज में ये कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिस्टम ये है कि अगर हम एसएमई आईपीओ पे एसएमई आईपीओ के थ्रू लिस्टिंग कराई हमने, तो हम मेन बोर्ड पे भी जा सकते हैं। तो उसमें मेन बोर्ड पे जाने के लिए क्या कंडीशन है वो हम देख लेते हैं कि कंपनी को 2 साल कम से कम हुए हों एसएमई प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होने के। अगर 2 साल के बाद ही कोई कंपनी एसएमई से मेन बोर्ड पे जा सकती है। लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कि कुछ क्राइटेरिया अगर कंपनी फुलफिल कर लेती है तो 2 साल से पहले भी उनको मेन बोर्ड पे शिफ्ट किया जा सकता है, मर्ज किया जा सकता है। पोस्ट इश्यू कैपिटल शुड बी more than 10 crore but up to 25 crore. Shareholder approval to be served by special, वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर हम जो है मेन बोर्ड पे जा सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास एजीएम, ये सब यस द कंपनी की जो मिनिमम टर्नओवर अगर 100 करोड़ हो जाती है, यानी कि और जो उसका प्रॉफिट है 10 करोड़ से ऊपर हो जाता है, तो बिफोर टैक्स तो वो हम मेन बोर्ड पर 2 साल के बाद जा सकती है। तो ये छोटा सा क्राइटेरिया है, बहुत स्मॉल क्राइटेरिया, जिसके बेस पर हम और जो कंपनी के जो एसएमई आईपीओ पे लाने के बाद हम उसे मेन बोर्ड पर शिफ्ट करा सकते हैं या उसको मर्ज करा सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने 2020 का जो बजट आया था तो उसमें एसएमई आईपीओ को सपोर्ट करने के लिए 50,000 करोड़ रुपीस उन्होंने जो है इस सेक्टर एसएमई आईपीओ के लिए अलग से रखा था, फंड बनाया। लेकिन अभी इसकी गाइडलाइन वगैरह आने बाकी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जब इसे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी फंड टू फंड इनके थ्रू, तो ये एक अच्छा वो हो जाएगा हम लोगों के लिए भी, और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन है उनके लिए भी एक अच्छा वेन्यू हो जाएगा फंड रेज करने के लिए। तो ये उनका कहना ये था कि हम किसी भी उसके लिए बिजनेस के लिए हम 15%, जो नितिन गडकरी जी थे उन्होंने कहा था कि हम 3 यानी कि 50, अगर कोई कंपनी 50 करोड़ का इशू लाती है तो उसका 15% होगा 7.5 करोड़ रुपए। 7.5 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी में, और जब इसकी शेयर वैल्यू से 10 रुपए का शेयर था और उसकी वैल्यू 60 रुपए हो जाती है, तो 50 रुपए का जो फंड है वो 50 करोड़ का जो फंड इन्होंने इनिशियली बनाया है उसमें दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे, और जो नई आईपीओ हैं उसमें उस चीज को यूटिलाइज करेंगे उस फंड को। तो ये जो डॉटर मंडल फंड की जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि गवर्नमेंट भी इसमें फंडिंग करनी शुरू कर देगी एसएमई आईपीओ के लिए, तो ये एक अच्छा एरिया हो जाएगा और इसमें जो बिजनेसमैन है उसको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। Right. ये एक्चुअली कुछ टेक्निकल वो है, जो कंपनी का ऑलरेडी इश्यूज आए हुए हैं कि उनका भी, जैसे ये था रंगोली टेलीकम्युनिकेशन,
कंपनी है, इनका भी मार्च में आया था 2021 में इनका पब्लिक इशू, और इन्हें 21 जो इनके थे 45 करोड़ रुपए, इन्होंने 45 करोड़ रुपए का इनका इशू था। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनके जो मार्केट रेट पे जो इनका आईपीओ आया था वो 207 रुपए पे आया था इनका, 10 रुपए के प्राइस पे। ये अभी रिसेंट का मार्च में ही है, और ये वो सब्सक्राइब हुआ मेरे हिसाब से 3 टाइम्स गया था ये बीएससी के लिए। बीएससी एसएमई पे था, कुछ ऐसी एक EKI कंपनी है उसका है। तो मैंने ये प्रैक्टिकली देखा था कि इनके शेयरों की क्या पोजीशन चल रही है। तो मैंने ज्यादातर जो 300-400 कंपनी का जो स्टडी किया, उसमें देखा कि ज्यादातर कंपनियां 1-2 साल के बाद ही इनके जो शेयर्स हैं और इनका जो बिजनेस वैल्यूएशन है कम से कम 10 टाइम्स तो बढ़ ही जाता है। तो मैंने कुछ ये कैलकुलेशन करके इनका डाटा स्टडी किया था कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी, और उसके बाद जो है इशू के बाद कैसी उनको क्या बेनिफिट मिले। लेकिन मुझे लगता है फ्रेंड्स, मैं क्योंकि मुझे पता है मेरे जो को स्पीकर हैं दीपक जी, वो भी शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरा टाइम जो है शायद ओवर हो चुका है, बिल्कुल 6 बज गए हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा, अगर किसी पार्टिसिपेंट्स के कोई क्वेश्चन है तो हम उसमें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनीश जी, थैंक यू सो मच। सो एक्चुअली ये बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए अनम्यूट था, तो अभी 1-2 क्वेश्चन इन द मीनवाइल आए हैं मेरे पास, मैं वो रख देता हूँ। बाकी अभी सब अनम्यूट हैं तो बाकी भी पूछ पाएंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन आया है, व्हाट अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, शायद वो पॉइंट आई थिंक वो पूछना चाह रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह की होनी चाहिए टू गेट एनी कंपनी टू गेट लिस्टेड ऑन SME IPO थ्रू देखिए, SME। मैंने आपको बताया था कि वहां पे उन्होंने 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए देखते हैं कि लिस्टिंग करने के लिए। तो कैश जो NSE इमर्ज है उसके लिए वो कहते हैं कि कैश एक्रूवल होने चाहिए आपके पास। कैश एक्रूवल का मतलब क्या है कि प्रॉफिट बिफोर जो वो है आपका जो प्रॉफिट है वो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स जो है वो आपके पास आना चाहिए। तो अगर वहां पे कैश एक्रूवल है, देखिए मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया कि इतना प्रॉफिट होना ही चाहिए जब भी आप IPO ला सकते हैं। बस उनका क्राइटेरिया ये है कि पॉजिटिव एक्रूवल होना चाहिए। तो अगर हमारे, लेकिन जो प्रैक्टिकली ने देखा है, प्रैक्टिकली जैसे उन्होंने कहा कि नेट टेंजिबल नेटवर्थ जो है मिनिमम आपकी 1.5 करोड़ होनी चाहिए। तो वहां पर क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज में जब हम जाते हैं तो जब आपका प्रोस्पेक्टर 3 साल का प्रोजेक्ट देखते हैं तो वो देखते हैं कि प्रॉफिट करोड़ में है नहीं है, जो प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। हालांकि मैंने कंपनी को अप्लाई किया हुआ है, उनके जो प्रॉफिट है वो 80 लाख है, एवरेज 80 लाख आए हैं। तो वो भी मुझे लगता है कि जैसे मेरी बात हुई है वहां पे, वो भी उसके लिए भी अप्रूवल मिल जाएगा। एज सच कुछ नहीं है कि, लेकिन मेरे जो प्रैक्टिकली है वो एक अगर करोड़ में एवरेज प्रॉफिट 3 साल का करोड़ में है तो वो आपको अप्रूवल मिल जाएगी सर। ओके 3 साल के फाइनेंशियल्स होना बट मैंडेटरी है 3 हर साल के सिनेरियो। फाइनेंशियल होना जरूरी है, और उसमें भी मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं है कि उसी कंपनी के हो सकता है आपकी पार्टनरशिप फर्म में आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आज आप उस पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर लीजिएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या लिमिटेड कंपनी में। तो 3 साल का जो पार्टनरशिप फर्म का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काउंट हो जाएगा इसके लिए। So basically business continuity, business operation continuity need to be there. Absolutely right. Rather than the constitution or structure continuity, business operation continuity needs absolutely to be there. right. Absolutely vintage, right. basically business vintage needs to be there. Actually वो जो उनका पर्पस है ना पंकज जी, वो बेसिकली वो ये देखना चाहते हैं कि जो लोग SME IPO ला रहे हैं, जो पब्लिक का फंड है, क्या वो उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि उस बिजनेस को आगे बढ़ाकर वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है नहीं है। जैसे बैंक के केस में आप लोन लेने जाते हैं तो वो आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखता है नॉर्मली, और ये देखता है 2-3 साल का, हाँ 2-1 साल का। यहाँ पे 3 साल का उन्होंने क्राइटेरिया दिया। अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे ये ला सकते हैं, क्योंकि मुझे जो प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि वो ये चाहते हैं कि पब्लिक का फंड, ये नहीं हो कि पब्लिक का फंड आया और जो है कंपनी इधर उधर हो जाए वो फंड। बेसिकली उनका पर्पज ये है। तो अगर आपके पास अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है तो वो आपको सपोर्ट कर देंगे। देखिए जो SME IPO का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बिजनेसमैन को, ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि बिजनेसमैन को फंड की जरूरत होती थी, वो बैंक के पास जाता था। बैंक जो है इतने उनके पास सिक्योरिटी भी नहीं होती थी कोलेटरल के लिए। तो जो गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा कि फाइनेंशियल क्रंच को खत्म करने के लिए अगर पब्लिक से पैसा उठा लिया जाए तो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस उनके पास हो सकता है। दूसरा, इसका जो ज्यादातर यूज कर रहे हैं बिजनेसमैन वो इस तरह से कह रहे हैं कि आपने एंजल इन्वेस्टर देखा होगा सर।
FDI में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा लगाना चाहते हैं, स्टार्टअप में भी लगाना चाहते हैं और बिजनेस में भी लगाना चाहते हैं। तो उनको अगर हम, आपको पता है कि हम किसी भी बिजनेस के लिए इस तरह से पैसा पब्लिक से नहीं ले सकते, तो इस प्लेटफॉर्म को खोलने के बाद, इस वे आउट को खोलने के बाद काफी लोगों को एंजल इन्वेस्टर मिला है उसमें, उनको बाहर से इन्वेस्टिंग भी, फंडिंग भी मिली है, और लोगों इंडिया डोमेस्टिक फंडिंग भी उनको मिली है कि ठीक है, जब वो देखते हैं कि उनका जो है बिजनेस उस पे आ रहा है, लिस्टिंग पे आ रहा है, तो बहुत सारे लोग उनके पास आ जाते हैं अपने फंड को इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक क्वेश्चन आया है सर चंद्रमोहन वर्मा जी का, जी सर। only limited company are eligible for SME or any constitution? तो basically I think इसका जवाब यही है कि only limited companies Yeah, are public limited companies. Limited means limited company can be private limited or public limited. Only public limited company is eligible to for right. for public So IPO. I think if there is any private limited company or even a partnership firm is there or even a proprietorship firm is there, so first they need to convert that into Absolutely right. First they need public, to convert. Yeah. right? But they can then, I think this all will take not more than a 5-10 days time, and then they can just मैक्सिमम। आपने देखा होगा जब मैं उसके टाइम लिमिट की बात कर रहा था, सबसे पहले मैंने कहा था कि कन्वर्जन ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू पब्लिक लिमिटेड। yes तो right. उसमें हम वी आर और चार्टर्ड अकाउंटेंट नो कि क्या कितने दिन उसमें लगते हैं। Absolutely correct. Yeah. Absolutely correct. सरस जी, आपके पास कोई क्वेश्चन आया है क्या किसी मेंबर का? नहीं पंकज। हिसार ब्रांच से किसी मेंबर का क्वेश्चन है तो भरत जी को मैसेज कर दे, या आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, और इवन आप रजनीश जी का अनम्यूट करके भी कोई पूछ सकता है क्वेश्चन, अनम्यूट करके भी कोई पूछ सकते हैं, और रजनीश जी का नंबर उसके बाद भी आप सब लोगों के पास है, उनकी ईमेल आप सब लोगों के पास है, तो any member can directly reach out to him as well. Anytime, I will be more happy to give answer the same. And he'll be sharing PPT with both the branches, and both the branches will share this with the members. जी. Right. So thank you रजनीश जी, आपने बड़े ही कम समय में बहुत ही बड़ा टॉपिक, इनफैक्ट आई वुड से, because it is very elaborative, तो बहुत ही अच्छे से आपने इसको समझाया, एंड इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल प्रैक्टिस, बट वेरी इंटरेस्टिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर joining the Sonipat branch and Hisar branch. It is really pleasure to have you. It is really honor for both the branches to have a speaker like you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you Rajneesh ji. Thank you, sir. So now we are having, because now SME, let's suppose there is a company which got listed, so now Deepak ji is there who will teach us that how to trade, because now there is time to make money as well. So we are having our wonderful speaker Deepak Thakran ji with us, and he's by the way a full-time trader by profession and IT engineer by qualification. And he's a technical trader, so use candlestick chart based upon technical analysis with a combination of behavioral finance. His also aim is not to lose much and protect capital, and follow a trading system which focus upon the market in the direction in which market is going. So he also runs a trader club and blogs on www.indianstocks.com, so anybody can subscribe that and become the active member. He's also very much active on the Twitter, and his ID is @Indian_stocks. Stocks ki spelling is STOCKSS. So very warm welcome to Deepak ji, and members are very much interested to understand technical way of understanding the market and investing, because in today's scenario, it is not only the fundamental which drive the market. Technical analysis are equally important to understand the market behavior and equity behavior, and we are honored to have a person like you that who will guide us in this equity jungle.
Right. Thank you so much, sir, for the introduction, and a warm good evening to everyone from the CA Society. So I am assuming that most of you are trading in stock market and have a knowledge or have an idea about what options are. So just can you in the comment let me know how many of you are trading in index options as of today? If you are buying options or selling options, Nifty call, Nifty puts, Bank Nifty calls and Bank Nifty puts, if you are. Because the topic is around derivatives and options. So if you already know or already trade around it, then it will be very useful to you. If you are not, then I think I'll I'll give you a boring lecture today. So just in the comment, if someone is trading, then will be great. All right, I think not much of traders. So okay, I'll go with the presentation. The presentation flow will be like we'll be focusing on what derivatives are, what options are, and what futures are. Options are basics of that. I think you already know about it, but we'll anyway look at it. Then next part will be option trading strategy. So I'll be focusing on what a short strangle is. What are the benefits of doing short strangle, how short strangle is played in derivative markets, and why it should be played, what are the risks around it, what are the benefits of doing a short strangle, and can we have a system in which which is different in markets. Actually there is a big race to do something different, because if I tell you that these are the 5 steps that you should follow and then you will make money, then I think you will follow it for maybe 1 month, 2 month, 3 month, 5 month. But after 1 year, you will get bored of it and you will start to look for something else, because that's how we are. I mean, we search for adventure in the wrong place, and that is stock market. That okay, most of people do it for thrill, for adventure, for things like that, which is a wrongful place to do that basically. Then the main thing is that we have to find edge in anything we do. So like Rajnish's topic was there for SME. So if we have done our analysis regarding any company, regarding any industry, any sector, then we have advantage. So let's say you are representing a company, taking example of let's say a pipe company, and you are well aware of how the prices of the raw materials are behaving for now, what is the future projections, and what are the outlook or supply side constraints, if any are there. Then you basically know about that segment, that okay, you think that you know about what your pipe segment is doing. Then you can relate it with respect to any listed player which is there in exchanges, right? That whether the future of that company is good or not. So you have that information advantage with you. So that those are the sort of edges that you look to trade or look to invest or look to benefit from stock markets. So in short strangle also, I have accidentally or by spending more time in markets, have come to a point where I was able to find an edge in doing short strangle. Short strangles are usually done in one index by shorting call and put of either side of Nifty, or doing the same in Bank Nifty. When we do it on index, this same thing can be done on stocks also. So let's say we are talking about Tata Steel, that okay, if you are not expecting the stock to cross 1600, you can sell a call of 1600. If you are not expecting it to break 1200, you can sell a put of 1200. So eventually it turns out to be a short strangle, that you are expecting the stock to remain in this range. So that is how it is done. But at the same time, you think that okay, Tata Steel is a stronger stock while Jindal Steel is a weaker stock. So you can mix that to work around the strategy. So this was a strategy which was developed on the basis of identifying strong and weak, and we think that that is an edge. And that edge, how can we say that something is of any edge in market? We can simply backtest that, and we can
say it on basis of data. What data is saying, we can believe it, because everyone here is working on data, and how data basically tells the truth rather than what we say. Then I'll showcase the live statistics of the system that I have developed, and will be explaining what the system actually is. Now, just coming to what equity derivatives are. So, first of all, most of you might have, heard about those time when stock exchanges, people used to shout and find a buyer for their stocks. The broker used to shout, find a buyer. The broker used to shout to find a seller for a stock. And there were, a lot of limitations in terms of accessibility of doing trades. So if you tell your broker today, you will get a confirmation maybe after a week that, okay, that stock was bought at that level. But in times of today, it is all electronic. You just put an order, you will get a confirmation, and within seconds you know what is the price of your purchase, right? The money is automatically deducted the same time. The stocks are credited in T+2 time frame, and it is very smooth, right? So everything is happening in front of you. Everything is happening very quickly, and due to that quick execution on the platform NSE, the movements are also very fast. There are different products launched by exchanges, which are actually a trap, so to say, because since I told you that most of us are experiencing markets as a, not as a business, but as a medium to showcase sometimes that, okay, we know it all. So just to I mean, why I'm talking in this tone, that why we are not serious in stock markets, or why we think that this is a casino of sort, because the numbers say so. 95% of all trades that are done in renowned broker Zerodha, most of the retail people, 95% are making losses. So that is a fact, right? So we can lie to our friends, but we cannot lie to our trading account, because it is the truth that, okay, it is not easy to make money. It is very hard to make money in stock market, because of the factors that, okay, we take it casually, because we are putting trades in from our mobile or laptop or computer, or calling the broker. So no one else is responsible, only we are responsible for all the profits and losses. Then we get into mostly the all mother of all losses is due to fear of missing out, that, okay, I was looking at a stock, let's talk about Steel Authority. Okay, many of you may be invested in that stock, or were looking at that stock last year. So it was trading at, let's say, 20-25 rupees. So you were looking at it, you have not bought it, but in front of you the stock has gone to 50, then to 75, then OFS came, then went to 100, then 125, recently it went to 140. So during this phase, there will be one point when you will throw in the towel and will just buy that stock. Okay, अब बहुत हो गया, बहुत देख लिया, अब नहीं रुका जा रहा. But what was the initial point where you started to see that stock? It was at 25, and eventually we end up buying it right at the top. So if I recently conducted a webinar in which I just asked the number of people that, have you bought a stock at the absolute highest point of the day? So there were many participants who were saying that, okay, yes, we have bought it. And another reply, let's say markets were down today. So if I ask someone that, okay, have you sold something at the absolute day low or absolute range low, and the stock has never gone below that level? So there were people. So we should consider our limitations, that, okay, we will be buying things at the highest price of the range, and we may be selling things at the lowest price of the range, because these are practical things. Why we buy at high, why we sell at low, is basically our human nature, that we are very fearful
we are fearful of missing on to the profits, and we are very fearful that okay, this company is going to go to zero when already the move has happened. That okay, let's say a stock was trading at 150, is now trading at 100, will not be in panic anywhere between 140, 130, 120, but will sell at absolute bottom at 100, thinking that okay, अब तो गया है, अब ये ऊपर नहीं आने वाला. तो वो दो टाइप का जो फीलिंग होता है वो एकदम एक्सट्रीम ऑफ रेंजेस पे आता है. दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड इन चार्ट्स आल्सो, कि एक हाईएस्ट वॉल्यूम रेंज हाई पे होता है और एक हाईएस्ट वॉल्यूम रेंज लो पे होता है. सो दैट इज हाउ our nature is. Then NSE had launched these index future products in June of 2000. So what are futures? Futures are basically एक underlying security होता है, उसके basis पे एक virtual contract होता है. तो virtual contract is between two parties. There is one buyer, there is one seller. So अगर buyer को profit होगा तो obviously seller को loss होगा. So इसमें ये zero sum game होता है derivative markets. एक को उतना ही प्रॉफिट होगा, दूसरे को उतना ही लॉस होगा, और सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? गवर्नमेंट को, कि दे विल बी एबल टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पार्टी ए एंड पार्टी बी एट द सेम टाइम, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो. ठीक है. बट देयर इज देन अ प्रोविजन ऑफ आपको तो पता ही होगा कि अप टू 3 years ऑफ टाइम फ्रेम वन कैन क्लेम losses as a business loss in occurred in derivatives. ठीक है. Then there was index options launched. Options क्या होते हैं? Options वो derivative के भी अगले running up होते हैं. They were launched in June 2001. It is perceived, और ये काफी चीज famous है कि most of the people who make money in cash market mostly will lose money in index options, because वो बिल्कुल ही एकदम एक तो अपनी मारुति है कैश मार्केट, एंड दीज ऑप्शंस आर लाइक फरारी. वो गाड़ी ऑन करती है, वो भाग जाते हैं. दे रन एट अ वेरी हाई पेस. व्हाई दे रन एट अ हाई पेस? बिकॉज उसमें देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिमिटेशंस कि वो एक्सपायरी किस तरीके से है उसका. जैसे नाउअडेज ऑप्शंस इन इंडेक्स आर एक्सपायर्ड एवरी थर्सडे. So every Thursday to Thursday there is a weekly options expiry in index, and there is a monthly expiry for stock options and stock futures also. ठीक है. So similarly stock future, stock options were launched, and अभी if we talk about कि कितना turnover होता है in derivative markets, it is 99% से ज्यादा आज की डेट में जो वॉल्यूम इंडेक्स में जनरेट एक्सचेंज पे जनरेट होता है इज ऑफ डेरिवेटिव्स. सो अगर हम कैश मार्केट में काम कर रहे हैं तो हम वो 1% में आते हैं, और अगर हम डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं तो वी आर द 99% ऑफ द मार्केट्स दैट इज ट्रेडिंग एवरी डे. ठीक है. सो आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग नो कमेंट इन द चैट दैट ओके नो वन इज डूइंग derivatives or options. So you are in the unique 1% who is trading in cash market. ठीक है. So index future वही एक जैसे निफ्टी फ्यूचर है या बैंक निफ्टी फ्यूचर है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप एक निफ्टी बाय कर सकते हो या निफ्टी सेल कर सकते हो, डिपेंडिंग आपका व्यू क्या है. ठीक है. अब जैसे रिसेंटली जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वो 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और उससे नेक्स्ट मंथ. तो अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के 3 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है. दीज मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर ऑन लास्ट ट्रेडिंग थर्सडे. सो अभी नेक्स्ट जो थर्सडे वो लास्ट ट्रेडिंग थर्सडे है. सो उसको मंथली एक्सपायरी होगा, तो अगस्त का क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा फॉर नवंबर. तो 3 महीने का रनिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है हमेशा. सिमिलरली फॉर इंडेक्स ऑप्शन इसमें हायर भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे अभी मार्च का भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा होगा निफ्टी में फॉर डिफरेंट स्ट्राइक्स. ठीक है. फिर स्टॉक फ्यूचर्स में भी सिमिलर ही है, वो भी 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अभी ओपन होगा. जैसे अगस्त क्लोज होगा तो एक नेक्स्ट ओपन हो जाएगा. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, लाइक आई टोल्ड यू, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है. एंड वो जब क्रिएट होता है तो उसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं. कि लेट्स से मैंने कोई 100 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय की किसी स्टॉक फ्यूचर के, लेट्स से रिलायंस के, और आपने सेल किए, तो हम दोनों पार्टी बन गए. तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को, लेट्स से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा, बट लेट्स से कोई थर्ड पर्सन आ गया और उसने 10 बाय कर लिए
और मैंने 10 सेल कर दिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हो गया, वो नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो सिमिलरली वो अभी तो बैक एंड पे इलेक्ट्रॉनिकली चलता है कि कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट मर्ज हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं या फिर नए क्रिएट हो रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो ओरिजिनल होल्डर्स हैं वो उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मतलब वो एग्जिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट वो मतलब दैट इज अ टेक्निकलिटी, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बैक एंड पे चल रहा है। ठीक है, why 99% ऑफ पीपल आर ट्रेडिंग इन F&O? अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, राइट? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कैश मार्केट में होता है, लेट्स से यू आर बाइंग रिलायंस, तो आप एक स्टॉक भी बाय कर सकते हो, आप 1000 स्टॉक भी बाय कर सकते हो, दैट इज अ ऑप्शन। वो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट, मिनिमम जो साइज है, टिक साइज है, वो 1 है। बट इन डेरिवेटिव्स वो एक लॉट साइज होता है which is getting traded. So mostly on average जो contract होता है derivative का, that is for all the stocks ranges between 5 lakh to 12-15 lakh depending upon कोई stock कितना बढ़ जाता है। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एक्सचेंज है वो कॉन्ट्रैक्ट को चाहता है कि वो 5 से 10 लाख के बीच में रहे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइज को रिवाइज करता रहता है। जैसे अभी आपको बताऊं तो अदानी एंटरप्राइज वाज 2000 का कॉन्ट्रैक्ट था, रिसेंटली उसको 1000 का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली रिलायंस भी 500 का कॉन्ट्रैक्ट था, उसको भी रिवाइज करके 250 का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली टाटा मोटर भी 6000 कुछ शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था, अभी वो 2850 का कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो एक एक्सचेंज का मैकेनिज्म होता है जिसमें दे ट्राई टू फिट इन कि वो 5 से 10 लाख के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइज रहे। ठीक है, तो इसमें हम एक लॉट मिनिमम बाय कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि हमने, जैसे मैं टाटा मोटर्स की बात करूं तो वो 285 रुपीज का शेयर है और उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज है 2850, तो वो नियरली एक 8 लाख रुपीज का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हम एक बार बाय करेंगे, तो हम एक तरीके से 8 लाख का वैल्यू का स्टॉक खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है, जैसे हम उसको मार्केट से 2850 शेयर खरीदें तो दैट में भी वो एक लिक्विडिटी इशू होगा कि भाई सामने वाला बेच रहा है या नहीं बेच रहा है। बट ये इसमें क्या है कि वो इतना तो मिनिमम होगा ही होगा, तो वो ट्रांजैक्शन में कॉस्ट जो है वो इफेक्टिवली जनरेट होता है। तो जैसे इसमें 285 है, उसमें शायद हमारा प्राइस मूव हो जाए, वो 286 तक चला जाए इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग 2850 स्टॉक्स, या फिर हम तो मतलब एक लॉट की बात कर रहे हैं, पीपल ट्रेड थाउजेंड ऑफ लॉट्स, तो उतना बड़ा क्वांटिटी को ट्रांजैक्ट कराने के लिए ये डेरिवेटिव्स इजी होते हैं। देन इसमें हमारा जो टैक्सेशन है, जैसे एसटीटी है, वो थोड़ा लो होता है। तो जो हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, अगर हम सेम अमाउंट ऑफ स्टॉक कैश मार्केट में बाय करते हैं या सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू का हम कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, तो हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेरिवेटिव में कम होता है, एसटीटी ब्रोकरेज एंड ऑल मिला के कम होता है। ठीक है, फिर इसमें मार्केट एफिशिएंसी होता है कि प्राइस जो मूव है वो उतना बड़ा नहीं होता ड्यू टू हमारा जो बाइंग सेलिंग है उसकी वजह से। फिर रिस्क जो है वो ट्रांसफरेबल है, इससे मेरा वही मतलब है जो मैंने पहले बोला था कि एक आदमी को प्रॉफिट होगा तो दूसरे को लॉस होगा। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि वेल्थ जनरेट होती है फ्रॉम डेरिवेटिव्स, वेल्थ जनरेट नहीं होती, वेल्थ ट्रांसफर होती है। तो वेल्थ ट्रांसफर होती है तो रिस्क भी ट्रांसफर होती है। और आप लोगों को पता ही है कि वेल्थ और रिस्क किस में और किससे ट्रांसफर होगी। जो मार्केट में इम्पेशेंट लोग हैं उनकी वेल्थ पेशेंट लोग के पास जाती है, जो आराम से ट्रेड करते हैं या मतलब मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। जो जितना एनालिसिस फॉलो करेगा उतना पेशेंटली ट्रेड करेगा, वो उतना ज्यादा पैसा कमाता है मार्केट में, ये एक बिलीफ है। ठीक है, ऑल्सो डेरिवेटिव्स कैन बी यूज्ड इन रिस्क मैनेजमेंट। किस तरीके से? जैसे लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ यस बैंक। यस बैंक was a part of holding for literally every mutual fund before it went down, वो जो उसका collapse हुआ था 2020 में। तो derivatives को यूज किया गया था by mutual funds to manage their risk. So there is a mutual fund called Parag Parikh long term equity. They had a big stake in all the companies जो भी नीचे भी जा रहे थे तब भी, बट व्हाट दे यूजुअली डू इज वो लेट्स से 1000 करोड़ का एयूएम है उनका, तो वो 500 करोड़ का स्टॉक बाय करते हैं, 500 करोड़ अपना कैश बैलेंस रखते हैं। ठीक है, जब उनको हेज करना होता है तो लेट्स से उनके पास 4 लाख शेयर हैं इस बैंक के, तो वो 4 लाख क्वांटिटी फ्यूचर्स में शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हुआ। लेट्स से उनके पास 40 लाख है या 4 करोड़ शेयर है या 40 करोड़ शेयर है, तो उस केस में क्या वो कैश में उसको इजीली डिस्पोज कर सकते हैं कि
एक झटके में उसको बेच दिया, नहीं कर सकते वो, क्योंकि उससे प्राइस मूव हो जाता है कैश मार्केट में, और कैश मार्केट में इतना लिक्विडिटी भी नहीं होता। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि 3000 शेयर खरीदने हैं तो वो ₹1 प्राइस मूव कर दिया हमने, तो वो प्राइस मूव हो जाता है। बट इन डेरिवेटिव्स क्या है कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो they were able to successfully short Yes Bank in futures against their cash market positions. This is also allowed by regulators कि आपके पास जितना कैश में स्टॉक है आप उतना डेरिवेटिव्स में सेल कर सकते हो एज पर म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस। तो they were able to use it effectively, उन्होंने अपना रिस्क मैनेज किया। कैश में वो बेच नहीं पाए थे ड्यू टू लिक्विडिटी, बट उन्होंने फ्यूचर्स में उसको शॉर्ट कर दिया। तो वो क्या है कि वो ट्रेड फिर लेट्स से वो 300 रुपए का स्टॉक है, वो 30 रुपए आए या 3 रुपए आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कैश और फ्यूचर वो बराबर ही चलेगा, जितना लॉस कैश में होगा उतना फायदा उसको फ्यूचर में होगा। तो वो एक तरीके से हेजिंग हो गया उसका, ठीक है, 1:1। देन एक और ऑप्शन होता है कि लेट्स से यू आर होल्डिंग फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स इन योर पोर्टफोलियो। मार्केट बेकार लग रहा है, मार्केट बुरा लग रहा है, और बहुत ही नेगेटिव न्यूज भी जैसे अभी उसमें चला था वो चिप शॉर्टेज के अराउंड। तो फियर में हो आप भी कि भाई क्या करना है, निकाल दें इसको, बट आपने लिया था कि भाई मुझे तो निकालना नहीं है, मेरे को तो पोतों के लिए रखना है। तो शॉर्ट टर्म रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी इसका डेरिवेटिव्स का यूज कर सकते हैं। यू कैन आइदर sell call options against your equity holding, which usually also is called as covered call, or you can buy put options, जिसमें क्या होगा कि when you buy puts तो जो downside move होता है वो उसमें कैप्चर हो जाता है, gains आते हैं when the stock will move down, तो जो पोर्टफोलियो का लॉस है वो थोड़ा सा ऑफसेट हो जाता है पुट्स के गेन की वजह से, ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट में भी डेरिवेटिव्स का यूज होता है। नाउ डेरिवेटिव्स को भी ट्रेड करने में रिस्क है। तो जैसे मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि भाई 95% तो ट्रेडर वैसे ही लूज कर रहे हैं इन स्टॉक मार्केट्स, और 99% डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं। तो इफेक्टिवली सब लोग डेरिवेटिव में यूज कर रहे हैं, और बहुत ही छोटा सेक्शन ऑफ मार्केट है जो डेरिवेटिव्स में पैसा बनाता है। बट देखो मतलब स्टिल मतलब हारेंगे पर खेलेंगे डेरिवेटिव, राइट? तो वही अब धीरे धीरे आप भी समझ रहे होंगे कि मैं पहले ही क्यों बोल रहा था कि लोग अपना ईगो सेटल करते हैं या फिर जुआ खेलने आते हैं स्टॉक मार्केट में, बिकॉज एक टाइम के बाद पीपल शुड अंडरस्टैंड कि वो गलत ही कर रहे हैं एक तरीके से। बट इसमें भी ओवरऑल ये गलत नहीं है, दिस इज ऑल मैथमेटिकल, बट वी आर नॉट अप्लाइंग आवरसेल्फ गुड इनफ कि हम उस सेगमेंट का इफेक्टिव यूज करें। अब जैसे हमने यूसेज में बात करी कि भाई रिस्क मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं या फिर ये बेनिफिट्स हैं इसके करने के, बट हम नहीं कर रहे उसका यूज उस तरीके से। हम उसको एक तरीके से बेटिंग कर रहे हैं कि भाई ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसको उधर कर लो, लॉन्ग कर दो, शॉर्ट कर दो, बट एक मैथमेटिकल अप्रोच हम नहीं यूज कर रहे हैं इसको। बट डेरिवेटिव्स में क्या मैथमेटिकल अप्रोच होता है? बिल्कुल होता है। क्या हम उसको डिफाइन करके ट्रेड कर सकते हैं कि रिस्क डिफाइन कर दिया और फिर लॉन्ग किया या शॉर्ट किया या डायरेक्शनल ट्रेड किया या नॉन डायरेक्शनल ट्रेड किया? बहुत ही बड़ा मार्केट है ये, और बहुत ही ज्यादा पॉसिबल स्ट्रैटेजीज हैं इसमें। तो रिस्क की बात करते हैं। रिस्क ये है कि जैसे टाटा मोटर्स की ही मैं बात कर रहा था आपसे कि भाई 2850 का लॉट साइज है और 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर हम कैश में इसको बाय करेंगे तो हम 8 लाख रुपए देते हैं और हम उसको सेटल कर देते हैं ट्रेड को। 8 लाख दिए, 2850 शेयर मेरे, राइट? बट जब मैं डेरिवेटिव में वो ट्रेड करता हूँ तो मार्केट मेरे से 8 लाख रुपए नहीं ले रहा है, वो मेरे से 1.5 लाख रुपए में मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, डिपेंडिंग अपॉन हर डेरिवेटिव का डिफरेंट मार्जिन है। तो वो मेरे से मार्जिन मनी लेगा और मुझे वो 1 लॉट दे देगा। तो क्या हुआ, मैंने 8 लाख की जगह मैंने 1.5 लाख का यूज किया और सेम चीज मैंने खरीद ली। अब वो खरीद तो ली मैंने, अब मेरा इफेक्टिव मार्जिन तो 1.5 लाख यूज हुआ। लेट्स से वो टाटा मोटर 10% बढ़ गया तो वो नोशनल उसमें 1 लाख का प्रॉफिट होगा, 8 लाख से 9 लाख हो गया। अब मैंने डेरिवेटिव में तो 1.5 लाख ही लगाए हैं, तो मेरा 1.5 लाख पे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, विच इज इन परसेंटेज टर्म्स वे हायर रिटर्न देन द इफेक्टिव 8 लाख पे जो गेन होता वो 10% होता है, यहाँ पे वो इट इज अमाउंटिंग टू 40-50% जो मार्जिन मनी है उस पर। तो वो ही एक कैच है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है कि कम पैसा लगाओ और ज्यादा प्रॉफिट लेके जाओ, इज बेसिकली लेवरेज, ठीक है। बट ये लेवरेज तो दो धारी तलवार है, वो ऊपर भी काटती है वो नीचे भी काटती है। तो वो कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है कि जब वो स्टॉक हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करता है
तो वो सेम रिक्वायरमेंट्स जनरेट होती है मार्केट से कि भैया अब ये जो लॉस हुआ है ना, ये लॉस का पैसा अलग दो आप। तो वो 1.5 लाख पे 1 लाख का लॉस कर दिया, तो 50,000 कैपिटल बच गई, आपने 66% लॉस कर दिया आप उन्हें मार्जिन मनी पे। तो हो गया कल्याण, ठीक है। सो द लेवरेज बेसिकली हिट्स यू द अदर वे आल्सो, ठीक है। देन दिस इज स्पेकुलेटिव इन नेचर। इसमें क्या होता है कि मार्केट जो डेरिवेटिव्स में मूव करता है, इट यूजुअली मूव्स अगेंस्ट द क्राउड। तो अगेंस्ट द क्राउड से मेरा मतलब क्या है कि लेट्स से कि सब लोग का व्यू बुलिश है, तो वो 90% ऑफ द टाइम क्या करता है, वो पलट के दूसरी साइड जाता है। तो ये तो गलत बात है, मतलब अब गलत है, बट वही है, पैसा तो 5% को बनाना है, 90% तो पैसा नहीं बनाएगा। तो दैट्स हाउ वो काम कर देता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वो सबका सही होना ही गलत है। देन लार्जर लॉट साइज जो है वो इट इज मेकिंग मोर सुटेबल फॉर बिग इन्वेस्टर्स। तो जैसे नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, उसका रिस्क कितना होता है लेने का, वो सोचता है कि मैंने 3 लाख रुपए लगा दी मार्केट में, तो बहुत बड़ी चीज है। और अपने यहाँ तो लोकल में आप बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल या तो खेलते ही नहीं है, या वो छोटा मोटा लगाया 25, 30, 50,000 लगा दिए और ट्रीट इट एज यू नो कि कुछ मतलब बहुत बड़ा कर दिया। और एट द सेम टाइम इफ यू आस्क देम कि आपने रियल एस्टेट में कितना पैसा लगाया है या फिर गोल्ड में कितना आपका एलोकेशन है, वो अलग ही है। मतलब कल बोल दो कि वो प्लॉट खरीदना है 1 करोड़ का है, तभी पैसे निकल जाएंगे। और आप बता दो कि ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एमएसएमई में है या फिर मेन बोर्ड पे है या रिलायंस में है या फिर किसी और कंपनी में है, आप 1 करोड़ रुपए लगा दो, मैं लिख के दे सकता हूँ कि किसी की जेब से पैसा नहीं निकलेगा, बिकॉज हमें भी पता है कि वो हमसे नहीं होने वाला, राइट। कितने लोग इस चीज से एग्री करेंगे कि 1 करोड़ का प्लॉट खरीद सकते हैं पर 1 करोड़ के शेयर्स नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो अभी जो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज अराउंड शॉर्ट स्ट्रैंगल। सो स्ट्रैंगल क्या होता है, पहले उस पर डिस्कशन करते हैं। या देयर इज हाई रिस्क, वो तो रियल एस्टेट में तो रिस्क है ही नहीं, राइट। अभी वो गवर्नमेंट चेंज होता है, रूल चेंज होता है, स्टैम्प ड्यूटी चेंज होता है, सामने से रोड निकल गया या निकलना था नहीं निकला, वो रिस्क तो है ही नहीं। तो हर जगह रिस्क होता है, गोल्ड में भी रिस्क है आपका, रियल एस्टेट में भी रिस्क है। जैसे रियल एस्टेट में क्या रिस्क है आज की डेट में, या अभी जो हमने पिछले 10 साल में जो रिस्क देखा है वो क्या रिस्क है, प्राइस ऊपर नहीं जाना वाज अ रिस्क, राइट। जो 2008 के 2010 के प्राइसेस थे रियल एस्टेट के, वो नियरली वहीं पे चल रहे हैं अभी भी। अब वो प्राइसेस वहीं चल रहे हैं, दैट बेसिकली मींस कि जो रुपये की वैल्यू है वो तो बैंक में रखे रखे डबल होगी। तो हमारा जो प्लॉट था या जो प्रॉपर्टी थी वो रखे रखे आधी होगी। हमें नहीं पता, हमें वो नोशनल पता है कि यार वो उसकी वैल्यू 1 करोड़ थी, वो अभी भी 1 करोड़ का है, पर वो 1 करोड़ की वैल्यू तो आधी होगी। तो रिस्क इज ऑलवेज देयर इन ईच सेगमेंट ऑफ मार्केट, वो हम रियलाइज नहीं करते, ठीक है। एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, तो आज का टॉपिक है हमारा शॉर्ट स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल क्या होता है वो एक बार इसको देख लेते हैं। बेसिकली ये हमारा जैसे नंबर लाइन हमें पढ़ाया गया था मैथ्स में, तो उसी के अराउंड है कि एक रेंज हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट या स्टॉक या जो भी हम इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, लेट्स से निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी 16,500 के ऊपर नहीं जाएगा या 16,300 के नीचे नहीं जाएगा, हमने एक रेंज डिफाइन कर दी, ठीक है। तो उस रेंज के अंदर जब मार्केट रहेगा तो हमें पैसा भी बनेगा इन शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैंगल बेसिकली एक नॉन डायरेक्शनल इंस्ट्रूमेंट है इन विच वी कैन सेल अ कॉल ऑफ हायर स्ट्राइक एंड सेल अ पुट ऑफ द लोअर स्ट्राइक, जो रेंज हम डिसाइड करते हैं उसमें। अगर मार्केट उस रेंज में रहता है तो हमें पैसा बनेगा, अगर मार्केट वो रेंज को आइदर साइड ब्रेक करता है, लेट से ऊपर ब्रेक करता है तो कॉल में लॉस होगा, अगर नीचे ब्रेक करता है तो हमें पुट में लॉस होगा, ठीक है। बट ये स्ट्रैटेजी जो है ऑफ सेलिंग दिस शॉर्ट स्ट्रैंगल शॉर्ट करने की जो स्ट्रैटेजी है वो काफी इफेक्टिव है, बिकॉज एक तो इसका पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी से मेरा क्या मतलब है कि 80% ऑफ द टाइम्स जो स्टॉक मार्केट है वो रेंज में रहता है। तो
अब इसको हम एक इंस्ट्रूमेंट लेके चलें, निफ्टी लेके चलें या बैंक निफ्टी लेके चलें या फिर कोई स्टॉक लेके चलें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लगभग उसी तरीके से बिहेव करता है। जैसे रिलायंस की बात करेंगे तो वो महीने में 4 दिन बड़ा मूव देगा, महीने में 16 दिन वो रेंज में रहेगा, ठीक है। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल जो है वो भी 16 दिन प्रॉफिट में रहेगा और 4 दिन जो बड़ी मूव आई उसमें लॉस में जाएगा, ठीक है। तो एक जो प्लेइंग ग्राउंड है वो हमारा 80% ऑफ डेज बड़ा रेंज है। मतलब अब 16 दिन पता लगे कि मार्केट रेंज में, तो आप दोनों साइड के ऑप्शन बेच दो तो वो धीरे धीरे उनका प्रीमियम घटता जाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा उसमें, ठीक है। और खाली 20% ऑफ टाइम में मार्केट में बड़ा मूव आता है तो उस दिन आप स्टॉप लॉस लो और निकल जाओ। तो मैं एक अप्रोच फॉलो करता हूँ जिसमें चलो चलते हैं इसके हिसाब से चलते हैं जैसे चल रहा है, कि इसमें एक तो इसी बेसिस पे है ये कि रोज रोज तो बड़ा मूव आना नहीं है। तो लेट्स से कि जैसे निफ्टी 100 से मतलब नीचे नीचे रहता है मोस्टली 100 पॉइंट की रेंज में। अब वो हम बोले कि नहीं मार्केट तो भाई रोज ही ऊपर नीचे रहेगा, वो तो 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे एवरीडे रहेगा। वो 5 दिन कर लेगा, ऐसे 10 दिन कर लेगा। चलो कोरोना टाइम में लास्ट ईयर उसने रोज किया, बट घूम फिर के इट केम बैक टू द सेम सिनेरियो ना, कि अब वो रेंज में ही रहता है, वो 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे प्लस माइनस। या फिर एक रैली आया, रैली के बाद फिर एक रेंज में बैठ के जाके वेयर इट इज नॉट मूविंग अप नॉट मूविंग डाउन। तो वो रूल है मार्केट का बेसिकली कि वो रेंज में रहना चाहता है, वो दोनों साइड मूव नहीं देता, ठीक है। 80% ऑफ टाइम वो रेंज में रहेगा, 20% टाइम वो बड़ा मूव देगा। तो जब वो बड़ा मूव देता है तब ये शॉर्ट ट्रायंगल में लॉस होता है, जब वो रेंज में रहता है तो शॉर्ट ट्रायंगल में प्रॉफिट होता है। तो ये शॉर्ट ट्रायंगल जो है उसको करने के कई तरीके हैं। सो एक तरीका है कि आप इसको इंट्राडे करो, कि मॉर्निंग में लेट्स से आप 9:30 9:40 9:50 कोई भी एक अच्छा मुहूर्त निकाल के आप उसको ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे। तो उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि आज का मार्केट कैसा है, और एक तो जैसे आज का ट्रेड था, आज का दिन था, तो मार्केट ऑलरेडी एक गैप डाउन खुला था। तो गैप डाउन खुला था तो भाई आपको पता है कि अब या तो बड़ा मूव नीचे आएगा या बड़ा मूव ऊपर आएगा। तो आज रेंज में नहीं रहेगा मार्केट, आज बड़ा मूव आना है, तो आज मत खेलो आप, ठीक है। ऑन फ्राइडे था कि भाई रेंज में था मार्केट, ओ सॉरी आज ही फ्राइडे परसों था मार्केट, तो परसों रेंज में था मार्केट, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक बेसिकली जब मार्केट रेंज में रहेगा तो आप शॉर्ट ट्रायंगल करो, वो पैसा बनता है। मार्केट बड़ा मूव देगा तो आप स्टॉप लॉस लो और निकाल दो वो ट्रेड को, वो होना 20% ऑफ टाइम है, ठीक है। तो जैसे लेट्स से मैं निफ्टी का कॉल ऑप्शन की बात करता हूँ, ये मैंने एक शॉर्ट ट्रायंगल आपके लिए बना के दिखाया है, जिसमें मैं अभी ये क्लोजिंग प्राइसेस पे है कि 16,600 का कॉल है अगस्त सीरीज का 31 रुपए का, और 16,200 का कॉल है अगस्त सीरीज का ही 35 रुपए का, ठीक है। तो अगर मैं एक एक्सपेक्टेंसी लेके चल रहा हूँ कि मार्केट रहना चाहिए 16,600 और 16,200 के बीच में टिल अगस्त एक्सपायरी, तो मैं ये ट्रेड ले लूँ, मैं दोनों साइड की एक कॉल बेच दूँ और एक पुट बेच दूँ, वो रेंज के अंदर रहेगा। तो ये 30 रुपए ऊपर वाले भी मेरे और ये 35 रुपए नीचे वाले भी मेरे, ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो ये एक लॉट पे किया हुआ है मैंने, तो एक लॉट पे इट इज सेइंग कि 3,300 रुपए बनेंगे अगर मार्केट इस रेंज में रहेगा तो, ठीक है। अब रही बात कि मार्केट इस रेंज में नहीं रहा, लेट्स से नीचे तोड़ देता है ऊपर तोड़ देता है, तो कैसे इसको ट्रेड करना है या कैसे इसको एडजस्ट करना है। तो मेरा एक सिंपल सा रूल है, जैसे मैंने 16,600 को 31 रुपए में सेल किया, तो मेरा इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 62 रुपीज। मतलब जो प्रीमियम मैंने शॉर्ट किया है वो जब डबल हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा उस लेग को। कॉल में 62 हुआ तो उसको एग्जिट कर दिया, या फिर पुट में 35 का मेरा 70 हुआ तो उसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो इससे होगा क्या, लेट्स से एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं कि हमारा 16,600 ऊपर में क्रॉस हो गया और वो ऑप्शन 31 वाला हमारा 62 में एग्जिट हो गया, हम निकल गए उसमें, तो मेरा लॉस हुआ 32 रुपीज का, ठीक है। बट मेरे पास अभी भी वो नीचे वाला ऑप्शन है 16,200 की पुट जो 35 रुपए में सेल की थी मैंने, विच विल गो टू जीरो देन, ठीक है। तो 32 गए 35 आए, 3 रुपए फिर भी बन गए, गलत होने पे भी 3 बन गए, ठीक है। सिमिलरली 16,200 अगर नीचे ब्रेक होता है तो 35 का लॉस होगा, वो 70 पे जाएगा तो मेरा 35 का लॉस हो गया, ऊपर वाले 31 आ गए, 4 रुपए का नेट में लॉस हुआ, विच इज ओके, क्योंकि मैं गलत भी तो हुआ हूँ, गलत हुआ 4 रुपए का लॉस हुआ, विच इज ओके, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो हम
जैसे मैं बात कर रहा था कि हम मैथ्स लगा के ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ये मैथ लगा के ट्रेड करने वाली चीज है कि भैया एक रेंज डिफाइन किया, उसमें रिस्क को भी डिफाइन कर दिया कि ऊपर वाला लेग डबल हुआ तो एग्जिट कर दिया, नीचे वाला लेग डबल हुआ तो एग्जिट कर दिया, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस तो लगा ही नहीं हमने, और एक रेंज डिफाइन करके उसमें हमने ट्रेड करना है, ठीक है। फिर ये सेम तरीके से द सेम थिंग कैन बी डन और ऑब्जर्व्ड ऑन बैंक निफ्टी आल्सो। एक बार एक बात कर लेते कि ये तो अभी का हुआ, एक बार बात कर रहे थे कि ये लंबे पीरियड पे बात करें कि ये सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है या नहीं है, तो उसको देख लेते एक बार। तो एक लॉट पे इन 2019 जब हर दिन हमने ये ट्रेड किया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर 2019 एक लॉट पे इट वाज गिविंग यू 42,000 रुपीज अप्रॉक्स, ठीक है। एंड इन 2020 पिछले साल एक लॉट पे इट वाज गिविंग 66,000 रुपीज प्रॉफिट पर लॉट, बिकॉज पिछला साल थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा था तो प्रीमियम ज्यादा थे, प्रीमियम ज्यादा थे, आपने तो प्रीमियम सेल किया है तो आपको पैसा ज्यादा बना, ठीक है। एक चीज होती है विक्स विच इज योर मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी, ठीक है। उसके बेसिस पे अगर इसको हम डिवाइड करें कि हम खाली लो इसको बोलते हैं कि लो विक्स और हाई विक्स, ठीक है। 25 के ऊपर इट इज एज्यूम कि बहुत बहुत बड़ा मूव होता है एवरी डे, तो 25 के नीचे नीचे वाले डेज पे अगर हम सेल करें तो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट इन 2019 वाज सिमिलर 42,000। एंड 2020 सिंस वो कोरोना के टाइम पे वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ा था, तो हमने वो 25 से ऊपर वाले दिन हटा दिए तो हमारा नेट में प्रॉफिट 52,000 हुआ। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप आइडिया लगाओगे तो हाई वॉलेटिलिटी वाले डेज हटाने से हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बट एक ये है कि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हुआ है कि अभी वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो ये ट्रेड नहीं करने चाहिए क्योंकि बड़ा बड़ा मूव आएगा, राइट। बट नंबर जो बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि आप रोज करो और इवेंचुअली ये सिस्टम प्रॉफिटेबल है इन निफ्टी, ठीक है। अब दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा बैंक निफ्टी, ठीक है। उसमें मैंने अभी ये 100 रुपए से कम का ऑप्शन लिया है, 35,800 का कॉल है और 34,300 का पुट है। तो मैं ये जो कॉल सिलेक्शंस कर रहा हूँ, ऑप्शन का स्ट्राइक सिलेक्शन है कॉल और पुट, वो मैं करता हूँ बेस्ड ऑन प्रीमियम, ठीक है। मैंने अभी फॉर यू आई हैव सिलेक्टेड 30 रुपी रेंज का ऑप्शन फॉर निफ्टी एंड अंडर 100 रुपए से थोड़ा कम वाला फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, आप इसको फॉलो कर सकते हो अगर आप ट्रेड करते हो तो, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिमिलर ही स्टफ है कि अगर ये मार्केट 35,800 के ऊपर जाएगा तो लॉस होगा या फिर 34,300 के नीचे जाएगा तो लॉस होगा, ठीक है। अप्रोच सिमिलर है कि 35,800 का मेरा कॉल अगर 80 का 160 हो गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा उस ट्रेड को, या फिर मेरा 34,300 का पुट 90 का 180 क्रॉस कर गया तो एग्जिट कर दूंगा उस ट्रेड को। ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट है उस ट्रेड में, ठीक है। ये समझ तो आ रहा है ना आपको, इट इज अंडरस्टूड राइट? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। तो काफी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है सेम निफ्टी की तरह कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट रेंज में रहेगा, ठीक है। अब आई डू दिस इंट्राडे, ठीक है। मैं इसको इंट्राडे ही ट्रेड करता हूँ कि ओपनिंग में 950 पे आई डू दिस स्ट्रैटेजी कि 100 रुपए वाला ऑप्शन इधर वाला दोनों सेल कर दिया और स्टॉप लॉस वही डबल लगा दिया, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के रिजल्ट देख लेते हैं। तो फॉर 2019 फॉर सिंगल लॉट इट वाज गिविंग यू 54,000। इन 2020 व्हेन वॉलेटिलिटी वाज हाई प्रॉफिट डबल हो गया आपका, मतलब जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी था तो ऑप्शन बेचने में ही आपको ज्यादा पैसा बना है ऑफ अमाउंटिंग 1,28,000, ठीक है। फिर सिमिलर हम वो विक्स से उसको कंपेयर करते हैं कि जब वॉलेटिलिटी कम है तो 2019 में ज्यादा था नहीं तो इट इज सिमिलर, बट 2020 में ज्यादा था तो उसने क्या किया, वो कुछ दिन हटा दिए तो उससे हमारा प्रॉफिट ही कम हुआ है इवेंचुअली। रिजल्ट या फिर बोलें कि जो एंड रिजल्ट है वो सेम ही आया कि रोज करोगे तो ज्यादा पैसा है, और अपना पर्सनल बीपी कंट्रोल करने के लिए अगर हम की हाई वॉलेटिलिटी में नहीं कर रहे हैं तो वो उससे हमारा प्रॉफिट ही कम हो रहा है एज पर स्टैटिस्टिक्स। वो मतलब मैं नहीं बोल रहा, स्टैट्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि यार ये तो किताबों में भी लिखा है कि आप स्ट्रैडल्स ऐसे बनाते हो, ऐसे शॉर्ट करते हो, ऐसे शॉर्ट करने चाहिए स्ट्रैडल, ठीक है, राइट। कि एक रेंज है, अभी तक जो डिस्कशन किया उसमें कुछ खास था नहीं, आउट ऑफ ऑर्डिनरी क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, राइट। तो मैं हर चीज को बोलता हूँ कि इसमें हमारा एज क्या है, हम अलग क्या कर रहे हैं, राइट। हमारे पास एक एडवांटेज तो होना चाहिए ना। अब जैसे भाई हम खुद को मार्केट करते हैं कई बार कि
किसी जॉब के लिए गए या फिर किसी काम के लिए हमें कुछ करना है या फिर फॉर एग्जांपल कुछ खरीदना है, तो हम उसमें एक अच्छी चीज देखते हैं ना कि इसमें अच्छा क्या है कि मैं इसको लूं, राइट। जैसे टीवी भी कंपेयर कर रहे हैं कि भाई ये सोनी में और सैमसंग में क्या फर्क है, तो कुछ तो देख के करते हैं ना। तो एक एडवांटेज हो, एज हो, प्राइस का एज है, जैसे मतलब सोनी महंगा है या सैमसंग सस्ता है, तो उस तरीके से देख रहे हैं टाइप से, जो हमारे लिए अच्छा है टाइप से, ठीक है। तो एक जो एज की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में एक एज होना इंपॉर्टेंट है। एज होने से क्या होता है कि आपका रिस्क घटता है या फिर आपका प्रॉफिट बढ़ता है। वो दो तरीके से प्ले हो सकता है एज, कि या तो आप उस एज से अपना रिस्क घटा रहे हो, आप उस एज से अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड चीजें तो सब करते हैं। अब हमारी जो नॉर्दर्न बेल्ट है वो थोड़ा ज्यादा आर्यन रेस के हैं हम सब ज्यादा दिमाग है हमारे अंदर, बादाम भी खाते हैं सब। तो एक एडवांटेज हमें ढूंढनी चाहिए एज अ ट्रेडर। तो मैंने वो एक एडवांटेज देखी थी मार्केट में, विच इज कि कई बार क्या होता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अलग अलग चलते हैं। कि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, मोस्टली रेशियो क्या होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का 1:3 का रेशियो है, कि भाई निफ्टी 100 ऊपर है तो बैंक निफ्टी 300 ऊपर होना चाहिए एज्यूमेबली, ठीक है। कई बार क्या होता है कि निफ्टी भी 100 ऊपर है, बैंक निफ्टी भी 100 ऊपर है, तो हम क्या बोलेंगे यार आज तो निफ्टी ज्यादा तेज है, बैंक निफ्टी तो नहीं है उतना तेज या अंडर परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली कई बार बैंक निफ्टी ज्यादा ऊपर होता है, 500 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है। तो ये एक मार्केट में थोड़ा डाइवर्जेंस होता है कि दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है एक कम ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हम उसको एज ए अपने सिस्टम की एज यूज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसको हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे किसी भी स्टॉक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वेरी सिंपल और वेरी लॉजिकल आंसर है इसका कि लेट्स से कैसे बताऊं मैं आपको, हाँ चलो मैं प्रॉपर्टी प्राइसेस से ही रिलेट कर लेता हूँ, वो सब लोग एकदम उसको आराम से कैच कर लेंगे, ठीक है। कि भाई लेट्स से सोनीपत में जो प्राइसेस हैं और जो हिसार में प्राइसेस हैं, वो अपना पर स्क्वायर फीट के हिसाब से या गज के हिसाब से भाई सोनीपत के तो बढ़ रहे हैं और हिसार के नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप बोलोगे यार सोनीपत की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो स्ट्रांग है, ठीक है। या सिमिलरली गिरते हुए भी ऐसा ही हो रहा है कि वो हिसार के तो रेट ज्यादा गिर रहे हैं, सोनीपत के नहीं गिर रहे हैं, तब भी आप बोलोगे यार ये सोनीपत ही अच्छा था, यहीं लगा लेते, ठीक है। हिसार वाले कम होंगे ना, हिसार वाले मेंबर ज्यादा हैं, तो भाई इस बात को पलट लें कि हिसार के रियल एस्टेट प्राइसेस स्ट्रांग है, सोनीपत की बेकार है, ठीक है। तो इसको हम एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं कि एक चीज ज्यादा बेहतर कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है ऑन द सेम टाइम फ्रेम, उसी टाइम फ्रेम पे, कि 2010 से लेके अब तक किसने ज्यादा अप्रिशिएट किया, किसने कम अप्रिशिएट किया, तो एक डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। तो मैं अभी शायद ये वाले चार्ट में विजिबल नहीं होगा, मैं एक दिखाता हूँ आपको। तो ये इस तरीके से हम इंडेक्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का आज का ट्रेड है, ये 5 मिनट पे कभी बैंक निफ्टी ये निफ्टी से ज्यादा ऊपर चला गया, दोनों गए एक ही दिशा में है बट ये ज्यादा ऊपर चला गया, फिर ये ज्यादा नीचे चला गया, फिर यहाँ पे ये मैच हो गया, फिर बैंक निफ्टी फिर ज्यादा नीचे चला गया, और फिर ये निफ्टी ज्यादा ऊपर चला गया और क्लोजिंग में ऐसे बराबर हो गया, ठीक है। ये आज की बात है। तो इसी तरीके से व्हाट वी कैन डू इज हम एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्सेस का रोज देख सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या देखना है कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है कौन ज्यादा वीक है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। एक परसेंटेज चेंज है कि निफ्टी 1% ऊपर है, बैंक निफ्टी आधा % ऊपर है, तो उससे भी पता लग जाता है। जो मैं तरीका यूज करता हूँ वो सिंपल है कि मैं देखता हूँ नंबर ऑफ डे हाई और नंबर ऑफ डे लो, कि ज्यादा बार कौन सा इंडेक्स डे हाई हिट किया और ज्यादा बार कौन सा इंडेक्स डे लो हिट किया, उसके बेसिस पे मैं स्ट्रेंथ को मेजर करता हूँ, ठीक है। अब ये मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो मैं उस टाइम फ्रेम में बात करूंगा। आप इस चीज को किसी स्टॉक पे अप्लाई करने हैं, आप उस पे भी सेम लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो कि ज्यादा नंबर ऑफ हाईज कौन बना रहा है। जैसे स्टील की बात करें तो जिंदल स्टील ज्यादा हाई बना रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील ज्यादा बार हाई बनाता है, जिंदल स्टील कम बनाता है, तो वो जेएसडब्ल्यू स्टील ज्यादा स्ट्रांग हो गया उससे, तो उस तरीके से बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो हमें हमेशा जो ज्यादा स्ट्रांग होता है उसकी तरफ इंक्लिनेशन रखना चाहिए, जो वीक होता है उसको नहीं रखना चाहिए। तो
इसमें फिर क्या है कि इस लॉजिक को यूज करके मैं क्या करता हूँ, जैसे हमने अभी देखा था कि ये बैंक निफ्टी का एक अलग किया था हमने सिस्टम और निफ्टी का अलग किया था, तो मैं वीक वाले का कॉल सेल करता हूँ और स्ट्रॉन्ग वाले इंडेक्स का पुट सेल करता हूँ। उससे होता क्या है, उससे स्ट्रॉन्ग वाले का अगर मैं पुट सेल करता हूँ तो जब वो ऊपर जाता रहेगा तो उसकी पुट की वैल्यू गिरती जाएगी, राइट। और मैं वीक वाले का कॉल सेल कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या हुआ कि जब वो नीचे जाएगा या डाइवर्जेंस रहती है तो कॉल की वैल्यू गिरेगी। तो बनाया मैंने स्ट्रैंगल ही है, पर बनाया मैंने दो इंडेक्स का मिला के है, ठीक है। तो मैं अगर बैंक निफ्टी की कॉल सेल कर रहा हूँ तो मैं निफ्टी की पुट सेल करूंगा, अगर मैं निफ्टी की पुट सेल कर रहा हूँ तो मैं बैंक निफ्टी की कॉल सेल करूंगा, ठीक है। वो प्रीमियम्स बराबर लेके चलता हूं मैं कि उसमें 30 रुपए लिया है, उसमें 80 रुपए लिया, वो मल्टीप्लाई बाय उसका लॉट साइज दोनों का डिफरेंट है, तो दोनों साइड में प्रीमियम बराबर बराबर कलेक्ट कर लिया कि लेट से कि 10,000 का प्रीमियम इधर से आ गया और 10 का ही उधर से ले लिया। तो नेट नेट में वो एक मेरा शॉर्ट स्ट्रैंगल बन गया, पर वो एक इंडेक्स का नहीं है, वो दोनों इंडेक्स का है। और उसमें एज क्या है, एज उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है कि कौन आज स्ट्रॉन्ग है और कौन आज वीक है, ठीक है। अब ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करता है। मेथड वही है, इसमें जो अपने क्या नाम है स्टॉप लॉसेस हैं वो सेम ही रहेंगे कि वो निफ्टी में 30 वाला 60 हो गया तो एग्जिट करना है और बैंक निफ्टी में 100 वाला 200 हो गया तो एग्जिट करना है, ठीक है। अगर मैं वो सेम जो स्टैट्स मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए थे कि निफ्टी में इतना बना बैंक निफ्टी में इतना बना, तो उसी को मैं ये अपने वाले स्ट्रॉन्ग वीक वाले सिस्टम से कंपेयर करूं तो आप एक क्लियर डिफरेंस देख सकते हो कि अप्रोच सेम है, बट एक एडवांटेज है। इसमें 54,000 रुपए बने थे एक लॉट पे बैंक निफ्टी में, 2019 में बात कर रहे हैं। फिर निफ्टी में 42,000 बने थे। अगर ये मैं मिक्स वाला करता कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी वीक, तो मेरे 69,000 रुपीज बनते उसमें। तो ये एक परसेंटेज में अगर हम डिफरेंस देखें तो काफी बड़ा है, राइट। 30% एडवांटेज है फ्रॉम डूइंग बैंक निफ्टी एंड नियरली डबल है, 70-80% का एडवांटेज है फ्रॉम डूइंग निफ्टी अलोन, ठीक है। सिमिलरली इन 2020 बैंक निफ्टी अलोन वुड हैव मेड 1,28,000, निफ्टी वुड हैव डन 66,000, ठीक है। बट अगर हम ये मिक्स वाला करते तो इट वुड हैव मेड मोर देन बैंक निफ्टी आल्सो, तो 1,38,000 बनता उसमें। तो डिफरेंस इसमें भी है, 10% फ्रॉम बैंक निफ्टी है और निफ्टी से तो डबल ही बना रहा है, राइट। और सिमिलरली वो विक्स से अगर कंपैरिजन करते हैं तो भी आउटपुट हमारा ज्यादा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो एज हुआ ना कि जो सब लोग कर रहे हैं उससे हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया कि निफ्टी बैंक निफ्टी का हमने एक मिक्स करके कॉम्बो हमने स्ट्रैंगल सेल किया। तो हमारे पास एक स्टडी थी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमने किया, तो जो ट्रेडिशनली बन रहा था उससे ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस की जब ये शायद ये सिस्टम ना चल रहा हो तो जब उसमें ज्यादा लॉस होगा तो इसमें शायद कम लॉस हो, ठीक है। अब एक बार स्टैट्स की बात कर लेता हूँ। ये स्ट्रैटेजी मैंने जनवरी में डेवलप करी थी 2021 में, पर ये ट्रेड मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ इसके बेसिस पे कि भैया आज निफ्टी स्ट्रॉन्ग है तो निफ्टी को लॉन्ग करो और आज अगर निफ्टी वीक है तो निफ्टी को शॉर्ट करो, रादर देन होप ट्रेड में करो कि भैया आप निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी खरीद लो। वो बैंक निफ्टी तो नहीं चल रहा तो उसको खरीदने से क्या फायदा होगा। तो वो एक लॉजिक था दिमाग में, बट उसको कन्वर्ट किया टू दिस स्ट्रैटेजी। वो हमारा एक ग्रुप भी है ट्रेडर क्लब, उसमें हम काफी डिस्कशन करते हैं ड्यूरिंग द डे ऑल्सो कि आज क्या करना चाहिए, आज कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो वो ऐसे बात करते करते स्ट्रैटेजी डेवलप हुई थी। तो इसको मैंने लाइव चलाया था फ्रॉम मार्च। ये सिस्टम जो है मैं एल्गो बेस्ड चलाता हूँ, ठीक है। एल्गो बेस्ड मतलब अब जब सब कुछ तो डिफाइन कर दिया ना मैंने कि भैया ये प्रीमियम सेल करना है, ये स्ट्रॉन्ग देखना है, वीक देखना है, तो अब इसमें हमने अपना क्यों समय लगाना है कि ये चेक करने में मैनुअली। तो आईटी का जमाना है, ऑटोमेशन का जमाना है। पाइथन में डेवलपर को मैंने हायर किया एंड उसने पूरा ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम बना के इसको ऑटोमेट कर दिया कि स्ट्रॉन्ग वीक भी आइडेंटिफाई करेगा, ऑप्शन को भी सेल करेगा, स्टॉप लॉस पे एग्जिट भी करेगा और एंड ऑफ द डे पोजीशन को क्लोज भी कर देगा अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो। इतना ही लेवल ऑफ ऑटोमेशन चाहिए। तो उसमें अभी तक 101 नंबर ऑफ ट्रेड्स हुए हैं उस सिस्टम में एंड नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आर 56, नंबर ऑफ लॉस मेकिंग ट्रेड आर 45
परसेंटेज प्रॉफिट रेट्स आर 55%, 45%, ठीक है। टोटल प्रॉफिट पर लॉट अभी तक ये बैक टेस्टेड रिजल्ट को थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है, पता नहीं क्यों, अच्छी बात है कर रहा है। तो एवरेज जो प्रॉफिट होता है जिस दिन, तो प्रॉफिट वाली एवरेज है 1700 रुपए, लॉस की एवरेज है 1400 रुपए, राउंडिंग इट ऑफ, ठीक है। मैक्स लॉस कब हो सकता है, जब दोनों साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कि वो 30 वाला भी 60 हो गया और 100 वाला भी 200 हो गया, तो उस दिन मेरे को मैक्स लॉस होगा 5400 रुपए का, और मैक्स प्रॉफिट जब दोनों साइड जीरो हो जाएंगी तो 5000 रुपए का होगा पर लॉट। ये इसके स्टैटिस्टिक्स हैं इस स्टडी के, और ये इसका एक इक्विटी कर्व चल रहा है। ये मार्च और अप्रैल के पीरियड में मार्केट वाज काफी वॉलेटाइल था, तो ये ब्रेक इवन टाइप पे ही चल रहा था, और जब से वॉलेटिलिटी घटी है, मतलब जो हमारा जो एजम्पशन है कि मार्केट रेंज में रहेगा 80% ऑफ टाइम, जब से वो ट्रू हुआ है, तो इसने सिस्टम ने पैसा बनाना शुरू कर दिया, और ये इवेंचुअली यही कि जब प्रॉफिट होता है चल रहा है, और वो 20% ऑफ डेज जब लॉस होता है तो वो लॉस एक्यूमुलेट करके थोड़ा नीचे आ जाता है, और फिर जब रेंज में आती है मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। तो चल तो वैसे ही रहा है जैसी हमारी थ्योरी है, और होपफुली वो थ्योरी चेंज नहीं होनी चाहिए, वो चलता ऐसे ही रहना चाहिए। तो दिस इज अ assumption that we are taking into it and it is working like that। और जो लॉजिक था, जो रीजनिंग थी, जो थॉट प्रोसेस था, वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ये थॉट प्रोसेस है, क्यों ये चलना चाहिए, कैसे ये चलना चाहिए, और क्यों शॉर्ट स्ट्रैंगल करना चाहिए, और क्यों मैथ्स का इस्तेमाल हमें ट्रेडिंग में करना चाहिए। बिकॉज स्टैट्स बोलते हैं कि 95% ऑफ पीपल आर लूजिंग मनी इन मार्केट्स, और पैसा हारने के लिए तो कोई आता नहीं है ना मार्केट में। वी शुड नॉट कम टू स्टॉक मार्केट टू लूज मनी, राइट। काफी मेहनत करते हैं हम 9 से 5 में, नॉट टू लूज मनी, ठीक है। सो सारांश जी, आई थिंक माय टॉपिक इज डन। अगर क्वेश्चंस हैं तो मेरे को बताइए, आई विल बी हैप्पी टू टेक द क्वेश्चंस। सर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ सकता है। इसमें पॉइंट वही है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर नॉट ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, तो शायद क्वेश्चंस ना भी आए, बट सबने पढ़ा जरूर है। जैसे आपने मुझे बताया था कि दिस वाज पार्ट ऑफ योर कोर्स, तो आप लोगों ने पढ़ तो रखा ही है। बस उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि कैसे मैं डेरिवेटिव्स को यूज करता हूँ इन माय ट्रेडिंग। चलिए सर, thank you very much sir for your wonderful deliberation. I think members have really gained the knowledge. Yeah, your thank you. Tremendous knowledge sir. Thank you very much sir. Thank you for sharing your wonderful knowledge. Thanks everyone for listening in. I hope I added some knowledge. I added something to your existing knowledge. Also, if you know, if you need any assistance going forward, also in derivatives, in cash market, for charting, or any other topic to be presented in near future, just let me know. I'll be happy to do that. But since आज limitation था कि have to talk about derivatives, तो I selected this topic कि यहाँ पे हमें कैसे edge देखना चाहिए। बाकी I have presented various topics on different segments of market also, जैसे cash market में कैसे हमें low risk entry हम ढूंढ सकते हैं, या फिर किस तरीके से वो जो मैं बात कर रहा था fear of missing out, उससे बच सकते हैं, कहाँ पे entry advantage है। तो वो चीजों पे भी if in near future अगर हमारा बनेगा तो will surely be happy to present on that also. Okay, thank you sir. Thank you you so all. much. Thank you. Thank you. Namaskar. Namaskar. Okay.